और एक ही बार में उस मॉन्स्टर के दो टुकड़े कर दिए। उसके तुरंत बाद वहां और भी ड्रैगन्स आ गए और वह अपने मैजिक से उन्हें खत्म करने लगा। और ये सब शिदू अपने ऑफिस में स्क्रीन पर देख रहा था। थोड़ी देर बाद लियोन गेट के सबसे अंदर वाले हिस्से में पहुंच गया। लूना ने देखा कि वह थका हुआ लग रहा है और पूछा कि क्या वह ठीक है, पर उसने उसे भरोसा दिलाया। उसने कहा कि उसने इससे भी बुरी लड़ाइयां देखी हैं और यह तो कुछ भी नहीं है। लूना ने हाँ कहा क्योंकि वह जानती थी कि अभी उनका एक ही मकसद है, मकोटो को बचाना। इस बीच मकोटो को आखिरकार होश आ गया और उसे समझ आया कि एक मॉन्स्टर ने उसे कैद कर रखा है और वह उसका माना खींच रहा है। उसे चिंता होने लगी कि अगर वह मॉन्स्टर बाहर पहुंच गया तो कितनी तबाही मचाएगा बाहर की दुनिया में। और वह सोचने लगी कि क्या लियोन वहां से बच निकलने में कामयाब रहा। लेकिन उसे जल्दी ही याद आया कि लियोन लड़ाई से भागने वालों में से नहीं है। यह सोचकर मिकोटो ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने आजाद होने के लिए अपने फायर मैजिक का यूज करने की कोशिश की, लेकिन माना खींचने की वजह से वह ज्यादा ताकत इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। तभी उस मॉन्स्टर ने उसे निगलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन लियोन बिल्कुल सही वक्त पर वहां पहुंच गया। उसे देखकर वह मुस्कुराई क्योंकि वह जानती थी कि वह उसे बचाने जरूर आएगा। इस बीच शीरू ने अपने बॉस को फोन किया और बताया कि पोर्टल कामयाबी से खुल गया है। उसे पूरा यकीन था कि अब लियोन का खेल खत्म हो जाएगा और उसका दुश्मन मॉन्स्टर का खाना बन जाएगा। लूना ने लियोन को वार्न किया कि जिन टेंटिकल्स ने मकोटो को पकड़ा है वह उसका माना खींच रहे हैं। लियोन ने माना कि उसने पहले कभी ऐसा मॉन्स्टर नहीं देखा था। उसके पिछली दुनिया में भी ऐसी कोई चीज नहीं थी। इस अनजान खतरे का सामना करते हुए उसने हमला करने की तैयारी की। मॉन्स्टर ने अपने एक टेंटेकल से हमला किया, लेकिन लियोन बचने में कामयाब रहा। उसने देखा कि उस हमले से जमीन पर कितनी बुरी तरह तबाही हुई थी। उसे समझ आ गया कि अगर एक भी वार सीधा लगा तो मौत पक्की है। इसका मतलब उसे बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। लियोन ने उसके मेन बॉडी पर फोकस करने का फैसला किया और अपने डार्क मैजिक से उसके टेंटेकल्स को काटने लगा। लूना को लगा कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन लियोन ने उसे बताया कि ऐसा नहीं है। उसने कहा कि अभी काम बाकी है क्योंकि मेन बॉडी को अभी तक कुछ नहीं हुआ था। तभी मॉन्स्टर ने अपने टेंटिकल्स को जमीन पर दे मारा और उनमें से एक सीधा लियोन के पीछे से निकल आया। लूना की जल्दी वार्निंग की वजह से लियोन सही वक्त पर बच गया और उसे बस एक छोटी सी खरोंच आई। मिकोटो चिंता में चिल्लाई, पर उसने कहा कि वह ठीक है। लियोन को उस मॉन्स्टर की चाल समझने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी चीज से लड़ाई नहीं की थी। जब एक और टेंटिकल ने उसे अचानक पकड़ने की कोशिश की तो लियोन ने उसे अपनी डार्क ब्लेड से काट दिया और वह आगे बढ़ता रहा और तेजी से मॉन्स्टर के बाकी हिस्सों को काटने लगा। लूना बहुत चिंतित थी क्योंकि लियोन गेट के अंदर आने के बाद से लगातार लड़ रहा था और उसे लगा कि अब लियोन का माना पूरी तरह खत्म होने वाला होगा। हालत और खराब हो रही थी क्योंकि मिकोटो धीरे धीरे मॉन्स्टर की पकड़ में कमजोर पड़ रही थी। लूना जानती थी कि मेन बॉडी पर सीधा हमला करना बहुत खतरनाक है क्योंकि वे टेंटिकल्स उसे आसानी से गिरा सकते हैं। लेकिन लियोन ने एक गहरी सांस ली और बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपना डार्क मैजिक रीपर चालू किया ताकि टेंटिकल्स को रोक सके और मॉन्स्टर के कुछ करने से पहले ही उसकी मेन बॉडी तक पहुंच सके। फिर उसने ब्लाइंड ब्लेड का यूज किया और कई सारी एनर्जी बीम्स छोड़ी जो सीधा मॉन्स्टर की आंखों पर लगी। उस मॉन्स्टर का सामना करते हुए लियोन ने लॉर्ड स्ट्रेंथ का यूज किया, उसे चीरते हुए और पूरी तरह उसके शरीर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। मॉन्स्टर के हारते ही मकोटो नीचे गिरने लगी, लेकिन लियोन ने उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और जब उसने पूछा कि क्या वह ठीक है तो उसने कहा कि वह बस इस बात से खुश है कि वह उसे बचाने आया। इस बीच कहीं और शिदो पूरी तरह हैरान रह गया। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया कि ब्लैक गेट अब गायब हो चुका है। डर और घबराहट में पसीना पसीना होते हुए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लियोन ने सच में डंजन बॉस को हरा दिया। शिदो ने अपनी जेब में हाथ डालकर वह रिंग निकाली जो उसके बॉस ने उसे दी थी और उसने खुद अपने दुश्मन को खत्म करने का प्लान बनाया। तभी अचानक लियोन गुस्से में उसके ठीक पीछे आ खड़ा हुआ। वह इस बात से बहुत गुस्से में था कि शिदो ने मकोटो को इस सब में घसीटा। शिदो डर के मारे जम गया। लियोन ने उसे वार्न किया कि वह ऐसे बुरे इंसान को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। उसने बताया कि उसने शिदो के शरीर पर एक स्पाइरल लेवल मैजिक मार्क लगाया था जिसकी मदद से वह सीधा उसकी जगह पर टेलीपोर्ट हो सका। शिदो हैरान था क्योंकि उसने ऐसा मैजिक पहले कभी नहीं देखा था जो ऐसा कर सके। लियोन ने तुरंत उससे सवाल जवाब शुरू कर दिए। उसने पूछा कि क्या ब्लैक गेट को बुलाने के पीछे शिडो का ही हाथ था। उसने शिडो को झूठ न बोलने की वार्निंग दी और इशारा किया कि उसके पीछे रखी मशीन्स साफ तौर पर गेट खोलने के लिए यूज की गई थीं। गुस्से में लियोन ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया जबकि उसने खुद मेज एकेडमी बनाई थी। शिडो ने एक गंदी मुस्कान दी और बताया कि एकेडमी को असल में गेट के मॉन्स्टर्स का खाना बनाने के लिए बनाया गया था। उसके मुताबिक स्टूडेंट्स को खास इसी काम के लिए तैयार किया जाता था। फिर उसने माना कि हाँ, उसने ही गेट को बुलाया था ताकि इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह ताकतवर बन सके। लियोन समझ गया कि वह सच बोल रहा था, लेकिन उसे इस बात से बहुत नफरत हुई कि शिडो ने अपने स्वार्थ के लिए मिकोटो को मारने की कोशिश की। लियोन ने उसे कचरा कहा, लेकिन शिडो को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कहा कि वह लियोन को अभी के अभी मारने के लिए तैयार है। शिडो ने कई सारे फायरबॉल से हमला किया, लेकिन लियोन ने अपने डार्क मैजिक से उन्हें आसानी से रोक दिया।
शीडो हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसका मैजिक हमला लियोन को छूते ही गायब हो गया। लियोन ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपना सबसे बेस्ट हमला करने की चुनौती दी। शीडो परेशान हो गया। लियोन थका हुआ लग रहा था, फिर भी वह खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। उसने एक और बड़ा आग का हमला तैयार किया। उसे यकीन था कि अब उसके दुश्मन का कुछ नहीं बचेगा। शीडो ने आग छोड़ दी, लेकिन उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लियोन ने उस पूरे हमले को अपने अंदर सोख लिया। फिर लियोन ने अपने डार्क मैजिक से उसे वापस मोड़ दिया और उसकी ताकत को उसी पर चला दिया। शीडो अपने ही हमले से उड़ गया और दर्द से चिल्लाने लगा। शीडो को यकीन नहीं हो रहा था जो वह देख रहा था। वह सोचने लगा कि क्या यह सच में वही स्टूडेंट है जिसे वह बेकार कचरा समझता था। उसे समझ आ गया कि वह हारने वाला है। अपनी आखिरी कोशिश में उसने कमरे के अंदर एक और गेट बुलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह मैजिक चालू करता, लियोन के डार्क मैजिक ने उसका हाथ कुचल दिया। लियोन ने शीडो की उंगलियों में पहनी रिंग्स को देखा और समझ गया कि इसी की मदद से वह गेट्स को बुला रहा था। लियोन के गुस्से को देखकर शीडो माफी मांगने ही वाला था, तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का लगा जिसने उसे कमरे के दूसरी तरफ फेंक दिया। लियोन ने उसे पकड़ लिया और उसे याद दिलाया कि वह एक कचरा है जो माफी के लायक नहीं है। उसने कसम खाई कि वह शीडो को इतना दर्द देगा कि वह सच उगलने पर मजबूर हो जाएगा कि वह किसके लिए काम करता है। शीडो अपने बॉस का नाम बताने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में कुछ हुआ और वह वहीं बेहोश हो गया। लियोन समझ गया कि शीडो का बॉस बहुत चालाक है, जो अपने साथी के जाने को बस एक प्यादा खोने जैसा समझता है। वह छुपा हुआ दुश्मन लियोन की जीत से खुश नहीं था, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि यह उनकी आखिरी लड़ाई नहीं थी। बाद में लियोन ने मकोटो को बताया कि शीडो होश में तो आ गया है, पर उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन उसे पहले ही पुलिस के हवाले किया जा चुका है। फिर भी लियोन चिंतित था क्योंकि दूसरी जगहों पर अभी भी नए गेट्स खुल रहे थे। इसका मतलब वहां और भी लोग हैं जो इन गेट्स को बुला सकते हैं। उसे यह भी यकीन था कि इसमें शार्क का भी कोई हाथ है। लूना ने उसे वार्न किया कि वे अपनी होशियारी कम नहीं कर सकते, और लियोन ने फैसला किया कि वह शार्क को ढूंढ निकालेगा, चाहे वह कहीं भी छुपा हो। उस रात लियोन एक बुरे सपने से जाग गया, अपनी पिछली जिंदगी के उस दुख को फिर से महसूस करते हुए, जिसकी वजह से वह बदला लेना चाहता था। अपनी आंखें खोलकर उसने देखा कि लूना अभी भी उसके पास गहरी नींद में सो रही है। वह जानता था कि शीडो जेल में है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसने अकेले यह सब किया हो। शार्क जरूर आसपास ही होगा। थोड़ी देर बाद स्कूल को एक नया प्रिंसिपल मिला और लियोन तुरंत यह जानने के लिए एक्साइटेड था कि वह कौन है। मिकोटो ने बताया कि नया प्रिंसिपल असल में उससे मिलना चाहता है। जब लियोन ने पूछा कि क्या उसने पहले ही उससे बात कर ली है, तो मकोटो ने हाँ कहा और बताया कि वह अपने फैमिली के कनेक्शंस की वजह से ही उससे बात कर पाई। नया प्रिंसिपल जेनिस कोलमैन था, जो एक इलीट मेज ऑर्गेनाइजेशन का इंस्ट्रक्टर था, जिसने बचपन से ही उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था। मकोटो को उसके बारे में बात करते सुनकर लियोन जल्दी ही समझ गया कि जेनिस बहुत स्किल्ड है और बहुत सारे गेट्स को बंद करने के लिए मशहूर है। लूना उससे मिलने के लिए एक्साइटेड थी और लियोन को उम्मीद थी कि वह एक समझदार और भरोसेमंद मेज होगा। फिर भी लियोन को लगा कि उसे जैनस नाम के बंदे पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने उसके ऑफिस में कदम रखा, जैनिस खुशी से भागता हुआ उनके पास आया। उसे इतना एक्साइटेड देखकर लियोन ने मकोटो से धीरे से पूछा कि क्या प्रिंसिपल हमेशा ऐसा ही रहता है। उसने हाँ में जवाब दिया। जैनिस ने फिर लियोन से पूछा कि क्या उसने कभी उसका नाम सुना है। लियोन ने हाँ कहा और बताया कि वह जानता है कि प्रिंसिपल एक इलीट मेज ऑर्गेनाइजेशन से आया है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेबर था और वे दुनिया भर में खुलने वाले गेट्स को संभालने का काम करते थे, जो इंसानियत की रक्षा करते हैं। जैनिस ने बताया कि एकेडमी के स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद सेबर ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसने यह भी साफ किया कि इसमें सिर्फ सबसे बेहतरीन लोगों को ही लिया जाता है। फिर वह अपनी तारीफ करने लगा कि वह एक ताकतवर मेज है और ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़े पद पर है, जिसे देखकर लियोन को उसके इस कॉन्फिडेंस पर थोड़ी हंसी आई। मिकोटो ने जैनिस को बीच में रोका और याद दिलाया कि उन्हें लियोन से एक जरूरी बात करनी है। तभी जैनिस का ढंग बिल्कुल बदल गया। उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई और वह बिल्कुल सीरियस हो गया। उसने लियोन को याद दिलाया कि इन गेट्स की वजह से दुनिया हमेशा खतरे में रहती है। लियोन ने कहा कि वह यह जानता है और जैनिस ने बताया कि सेबर के पास अभी लोगों की कमी है, इसीलिए इस इलाके में उनका कोई भी एजेंट काम नहीं कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि ब्लैक गेट नहीं आया। इस घटना ने सेबर का ध्यान खींचा और इसी वजह से जैनिस को यहाँ भेजा गया। ऑर्गेनाइजेशन को समझ आ गया कि ब्लैक गेट कहीं ज्यादा खतरनाक था रेड गेट से, और अगर इसके मॉन्स्टर्स बाहर आ गए तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। जैनिस ने जोर देकर कहा कि इन गेट्स पर नजर रखना कितना जरूरी है, लेकिन उसने माना कि सेबर के पास लोगों की कमी है, इसीलिए उसने मकोटो और लियोन से मदद मांगी, क्योंकि उसने सुना था कि उन दोनों ने ही मिलकर ब्लैक गेट को खत्म किया है और वह जानता था कि सेबर के सबसे अच्छे मेजेस के लिए भी ब्लैक गेट को बंद करना कितना मुश्किल होता है। उनकी ताकत को देखने के बाद जैनिस ने बिना हिचकिचाए उनसे मदद मांगी। लियोन ने प्रिंसिपल से हाथ मिलाया और वादा किया कि वह मदद के लिए तैयार रहेगा। मकोटो ने बीच में बोलने की कोशिश की और बताया कि असल में लियोन ने अकेले ही उस गेट को खत्म किया था, लेकिन तभी अचानक अलार्म बजने लगा, जिसका मतलब था कि स्कूल के पास एक रेड गेट खुल गया है। जैनिस मुस्कुराया क्योंकि उसे उनकी ताकत को परखने का यह एक अच्छा मौका लगा।
लियोन और मकोटो सीधे उस जगह की तरफ निकल गए। लियोन ने जैनस से कहा कि वह वहीं रुके और गेट से बाहर निकलने वाले मॉन्स्टर्स को संभाले, और प्रिंसिपल मान गया। जैसे ही दोनों अंदर जाने वाले थे, मरूज वहां आया और उनके साथ चलने के लिए कहा। लियोन ने मदद के लिए उसे भी साथ ले लिया ताकि उनकी ताकत बढ़ सके, और वे सब गेट के अंदर चले गए। एक बार अंदर जाने के बाद लियोन समझ गया कि जैनिस उन्हें एक टीम की तरह काम करते हुए क्यों देखना चाहता था। इससे उसे अपनी पिछली दुनिया की याद आ गई, जहां भरोसा बनाने के लिए दूसरों के साथ मिलकर लड़ना पड़ता था। लियोन के लिए मकोटो या किसी और के साथ मिलकर लड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, जब तक कि उनका काम पूरा हो रहा हो। जैसे ही वे गेट के और अंदर गए, उनका सामना मॉन्स्टर्स के एक बड़े झुंड से हुआ। मिकोटो भेड़िए जैसे दिखने वाले उन जानवरों से लड़ने के लिए आगे बढ़ी। अपने पानी के मैजिक का इस्तेमाल करके उसने बर्फ के हमले किए और दुश्मनों को चीर दिया। एक मॉन्स्टर उसके पास से निकल गया और मकोटो पर झपट पड़ा, लेकिन लियोन ने बीच में आकर उसे खत्म कर दिया। जब वह उसकी मदद कर रहा था, तभी एक गोलेम ने अचानक लियोन पर हमला कर दिया। उसने चिल्लाकर मरूजे से उस क्रीचर की आंखों पर निशाना लगाने को कहा। मरूजा ने अपने तीर चलाए, जो सीधे गोलम की आंखों में लगे और वह नीचे गिर गया। अगला उनका सामना चमगादड़ जैसे मॉन्स्टर्स के एक बड़े झुंड से हुआ। क्योंकि उनकी गिनती बहुत ज्यादा थी, लियोन ने उनसे खुद निपटने का फैसला किया और उन्हें खत्म करने के लिए अपना डार्क मैजिक चलाया और एक ही बार में उन सबको ढेर कर दिया। उस जगह को साफ करने के बाद मिकोटो और मरूसे ने धीरे काम करने के लिए माफी मांगी, लेकिन लियोन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मरूजी ने इस मौके का फायदा उठाकर लियोन से उसके डार्क मैजिक के बारे में पूछा, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह मिकोटो से पूछता है कि क्या उसने पहले कभी यह देखा है, और वह हाँ कहती है, लेकिन मानती है कि वह भी इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। लियोन समझाता है कि जो उसने इस्तेमाल किया उसे डार्क एट्रीब्यूट मैजिक कहते हैं। वह कहता है कि अभी वह ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि उन्हें अभी गेट साफ करना है, लेकिन इस मैजिक में कुछ ऐसी खासियत होती है जो बाकी 4 एट्रीब्यूट्स में नहीं होती। मरू से पूछता है कि क्या लियोन ने उनकी मॉक बैटल के दौरान अपनी ताकत को रोका था, और लियोन कहता है कि जाहिर है वह सबके सामने इतनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। फिर वह उनसे कहता है कि अब गेट के बॉस को ढूंढने और उसे हराने का वक्त आ गया है। मकोटो लियोन के दिमाग को अच्छी तरह समझ सकती है। जो कुछ भी उसने देखा था उससे वह जानती थी कि लियोन ने इतना मजबूत बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। वह सोचती है कि क्या कोई वजह है जिसकी वजह से उसने खुद को इतना आगे तक धकेला। उसे लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है और वह सोचती है कि क्या उसे कभी इसका पता चल पाएगा। आखिरकार वे सब बॉस के कमरे में पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक क्रिस्टल ड्रैगन मिलता है। लियोन को याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में इस ड्रैगन का डिफेंस बहुत मजबूत था, जिसकी वजह से उससे लड़ना एक बुरा सपना बन गया था, लेकिन इस बार उसके पास मदद है। ही टेल्स मिकोटो और मारुजी से कहता है कि वे पीछे से उस जानवर के पैरों पर हमला करके उसे कवर दें, जबकि वह खुद सामने से उस पर हमला करेगा। जैसे ही लियोन उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है, मिकोटो, मारुजी और अजिन बर्फ के मैजिक से उस क्रीचर को एक ही जगह पर जमा देते हैं। इससे लियोन को अपना हथियार निकालने का बिल्कुल सही मौका मिल जाता है और वह एक ही झटके में ड्रैगन का सर काट देता है। गेट साफ होने के बाद सब लोग वापस बाहर आते हैं और देखते हैं कि जैनिस उनका इंतजार कर रहा है। जैनिस मानती है कि उसे उन पर गर्व है क्योंकि उन्होंने उसकी उम्मीद से बेहतर काम किया। लियोन को समझ आता है कि इंस्ट्रक्टर ने उन मॉन्स्टर्स को संभाल लिया होगा जो गेट से बाहर निकल गए थे। जैनिस कहता है कि इसमें कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि बाहर के मॉन्स्टर्स उन मॉन्स्टर्स के सामने बहुत आसान हैं जिन्हें उन्होंने अभी हराया है। लियोन जैनिस से कहता है कि उसे उससे एक बात शेयर करनी है क्योंकि उनका आखिरी मकसद मिलकर गेट्स को बंद करना है। वह बताता है कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक क्लैन बनाने का फैसला किया है और उनसे परमिशन मांगता है कि वही लोग गेट्स को संभालने के जिम्मेदार होंगे। जेनस यह सुनकर हैरान होता है कि वे सिर्फ 3 लोगों का क्लैन बनाना चाहते हैं जिसका अकेले मकसद गेट्स को बंद करना है। वह बताता है कि स्टूडेंट्स ने पहले कभी कोई क्लैन नहीं बनाया है, लेकिन क्योंकि ये तीनों बहुत मजबूत हैं इसलिए वह इसकी इजाजत दे देगा। उनकी इस कोशिश से खुश होकर जैनिस लियोन से कहता है कि वे जो चाहे करने के लिए आजाद हैं। इंस्ट्रक्टर उन्हें यह भी भरोसा दिलाता है कि उन्हें क्लासेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास पूरी अथॉरिटी है, इसलिए वह उनके क्लैन की कामयाबी को स्कूल के ग्रेड्स में बदल देगा। लियोन मदद के लिए जैनिस का शुक्रिया अदा करता है। इसके साथ ही तीनों मिलकर अपना क्लैन बना लेते हैं। बाद में लियोन मरूज और मकोटो से मिलता है और उन्हें एक मैप दिखाता है जिसमें उन सभी गेट्स की जगह लिखी थी जिन्हें वह पहले ही बंद कर चुका है। He asks them to look over the map to see if they can spot any patterns. मरूजी यह देखकर बिल्कुल हैरान और खुश हो जाता है कि लियोन ने अकेले ही कितने सारे गेट्स साफ किए हैं। तभी मिकोटो और मरूसे को समझ आता है कि लियोन ही वह अनजान शख्स था जिसने उन सभी गेट्स को साफ किया था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। मरूसे मानती है कि लियोन ने जो किया वह सच में कमाल है, लेकिन इसमें बहुत खतरा था और लूना भी उसकी बात से सहमत होती है। मिकोटो सबको याद दिलाती है कि अब वे सब एक ही क्लैन में हैं। नारुसे लियोन से कहता है कि अब उसे अकेले सब कुछ करने की जरूरत नहीं है और लियोन मान जाता है। नारुसे फिर बताता है कि गेट्स से निकलने वाले मॉन्स्टर्स ही अकेली परेशानी नहीं है। जब कोई गेट खुलता है तो उसमें से मैजिकल एसेंस बाहर निकलता है। हालांकि ये एसेंस मेजेस के लिए फायदेमंद है, लेकिन आम लोगों के लिए ये बहुत जहरीला होता है।
मिकोटो कहती है कि अगर ये एनर्जी देश में फैल गई तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इसे रोकने के लिए लियोन सुझाव देता है कि उन्हें रोज पेट्रोलिंग करनी चाहिए। उसी रात को तीनों अपने पहले राउंड के लिए निकलते हैं और उन्हें कुछ सेबर गिल्ड मेजेस दिखते हैं। लियोन को याद आता है कि जीन ने कहा था कि वह इस जगह पर नजर रखने के लिए और लोगों को बुलाएंगे। अचानक एक अलर्ट बजता है। साउथ वेस्ट की तरफ 5 किलोमीटर दूर एक गेट खुल गया है। सेबर मेजेस तुरंत उस जगह की तरफ भागते हैं और लियोन की टीम भी उनके पीछे पीछे चलती है। जब वे शहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ने पहले ही पूरी तबाही मचा दी है। बिल्कुल उनके सामने एक क्रीचर एक बच्चे को खाने ही वाला होता है, लेकिन लियोन अपने डार्क मैजिक से उसके टुकड़े कर देता है। माँ और बच्चा लियोन को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं। कुछ ही देर में सेबर मेजेस भी वहां पहुंच जाते हैं। लियोन सुझाव देता है कि वे बाहर की सफाई का काम संभालें, जबकि उसकी टीम गेट के अंदर जाने की तैयारी करेगी। अंदर जाने से पहले वे सेबर मेजेस से बात करने का फैसला करते हैं। मेजेस बताते हैं कि उन्होंने पहले ही एक ग्रुप को अंदर भेजा था, लेकिन अब उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। नारू से पूछता है कि क्या कोई बचाने का प्लान है, लेकिन मेजेस बताते हैं कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि उनका पहला काम बचे हुए मॉन्स्टर्स को रोकना और लोगों को बाहर निकालना है, इसलिए उनके पास लोगों की कमी है। यह सुनकर लियोन कहता है कि उसकी टीम अंदर जा रही है। एक मेज उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वे तो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जैनिस बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच जाता है और उन्हें तीनों को जाने देने का ऑर्डर देता है और दूसरे मेजेस के सामने उनकी हिम्मत की तारीफ करता है। जैसे ही वे गेट के अंदर जाते हैं उन्हें एक घना कोहरा मिलता है जिससे कुछ दिख नहीं रहा होता। फिर भी टीम लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लियोन सबका हौसला बढ़ाता है और उनसे कहता है कि वे अपना सब कुछ लगा दें, क्योंकि एक क्लैन के रूप में यह उनका सबसे पहला मिशन है। और अंदर जाने पर उन्हें कुछ मरे हुए मॉन्स्टर्स मिलते हैं जिन्हें उनसे पहले आए मेजेस ने हराया था। वे उनके निशानों का पीछा करते हैं, इस उम्मीद में कि वे मेजेस जिंदा मिल जाएं। लियोन थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसे लगता है कि गेट का बॉस बहुत ताकतवर है, लेकिन वह सबको बचाने पर ध्यान देता है। मकोटो को खुद पर भरोसा है और वह और नारुसे दोनों अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं ताकि लियोन को अकेले पूरी टीम का बोझ न उठाना पड़े। इस बीच सेबर मेजेस को गेट के बॉस से लड़ने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। वे आग और पानी के हमले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उनके सारे मैजिक को रोक देता है। अपने सबसे कमजोर साथी को बचाते हुए पार्टी के 2 लोग जख्मी हो जाते हैं। मॉन्स्टर उन पर आखिरी हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन लियोन और उसकी टीम बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच जाती है। लियोन अपने मैजिक से उस क्रीचर के टेंटिकल्स को काट देता है और उन मेजेस को बचाता है जो ये देखकर हैरान है कि उन्हें बचाने वाले सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। मिकोटो उस मॉन्स्टर को देखती है और समझ जाती है कि ये एक स्लाइम टाइप मॉन्स्टर है, जिसका मतलब है कि उसकी कमजोरी उसका कोर होगा। वह और नारू से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह क्रीचर उन्हें धोखा देकर अपने जाल में फंसा लेता है। जैसे ही मॉन्स्टर उन्हें मारने वाला होता है, लियोन अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके अपने साथियों को आजाद कराता है। यह देखकर कि वह क्रीचर दिखने से ज्यादा खतरनाक है, लियोन खुद आगे बढ़ता है। अपने मैजिक की ताकत से वह एक ही झटके में मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। सेबर मेजेस खुशी से झूम उठते हैं और हैरान रह जाते हैं, और बॉस के हारने के बाद गेट बंद हो जाता है और सब लोग सही सलामत वापस आ जाते हैं। सेबर मेजेस मदद के लिए लियोन और उसके क्लैन का शुक्रिया अदा करते हैं। वे मानते हैं कि अगर वे न होते तो उनकी टीम पूरी तरह खत्म हो गई होती। लियोन उनसे कहता है कि शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने वही किया जो जरूरी था। सब्जुगेशन टीम का लीडर उन्हें कमजोर समझने के लिए माफी मांगता है और मानता है कि उसने उन्हें सिर्फ बच्चा समझा था। उस रात लूना को क्लैन की इस कामयाबी पर बहुत गर्व होता है और वह इतनी बड़ी कामयाबी के लिए लियोन की तारीफ करती है कि उन्होंने लियोन को एकेडमी से पास आउट होने के बाद उनके साथ जुड़ने का ऑफर भी दे दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जब लियोन दरवाजा खोलता है तो वह हैरान, इतनी रात को मकोटो को देखकर मैं हैरान रह गया। परेशान होकर वह पूछता है कि क्या सब ठीक है, लाल टमाटर जैसे चेहरे के साथ। मिकोटो पूछती है कि क्या वे थोड़ी देर बात कर सकते हैं। मकोटो लियोन से उसे मैजिक सिखाने के लिए कहती है और मानती है कि वह दूसरों के सामने खुद को कमजोर नहीं देख सकती और उसे मदद चाहिए। लियोन उसके इस पक्के इरादे को समझता है। उसे याद आता है जब उस पर हमला हुआ था और वह कुछ नहीं कर पाई थी और खुद को बिल्कुल लाचार महसूस कर रही थी। वह उससे कहता है कि उसे रोका नहीं जा सकता था, लेकिन उसे सिर्फ दिलासे की जरूरत नहीं है। वह एक शर्त पर मदद करने के लिए तैयार हो जाता है कि ट्रेनिंग का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होगा। मिकोटो मान जाती है और उसका दिल से शुक्रिया अदा करती है। अपने मन में सोचते हुए लियोन मुस्कुराता है और सोचता है कि इतना साफ बोलना बिल्कुल उसके जैसा ही है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर लियोन कहता है कि उन्हें तुरंत शुरू करना चाहिए और मिकोटो मान जाती है। तभी नारुसे वहां आता है और ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए कहता है। मिकोटो उसे चिढ़ाती है और पूछती है कि क्या वह भी प्रोटैगनिस्ट से सीखना चाहता है, जिससे वह शर्मा जाता है। दूर से देखते हुए लियोन को समझ आता है कि नारुसी भी मिकोटो की तरह ही सीखने के लिए उत्सुक है। नारुसे कहता है कि एक क्लैन के रूप में वे लियोन से पीछे नहीं रह सकते और अब से वे सब कुछ मिलकर करेंगे। लियोन सोचता है कि उन दोनों का अपने मैजिक पर पहले से ही अच्छा कंट्रोल है और उन्हें बेसिक्स का पता है, लेकिन
वह उनसे कहता है कि उन्हें अपनी बुरी आदतों को ठीक करना होगा, जिससे वे दोनों हैरान हो जाते हैं। मकोटो का एग्जाम्पल देते हुए लियोन समझाता है कि उसकी आदत है सबसे आगे भागने की। उसे समझ आता है कि वह सही कह रहा है और लियोन कहता है कि वह एक ही चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करती है, जिससे उसके आसपास ध्यान नहीं रहता। जहां तक नीरूज की बात है, लियोन उससे कहता है कि उसे अपने अगले कदम का अंदाजा पहले से लगाना होगा। हैरान होकर नरूसे उससे पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। लियोन समझाता है कि सबसे जरूरी चीज हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहना है और बताता है कि कैसे मकोटो ने पहले मॉन्स्टर को संभाला था। वह बताता है कि नारुसी को अंदाजा होना चाहिए था कि जैसे ही वह उसके पीछे भागेगा, मॉन्स्टर्स उसे निशाना बनाएंगे। नारुसे मान जाता है और कहता है कि लड़ाई के दौरान वह घबरा गया था। लियोन समझाता है कि स्कूल की ट्रेनिंग में ध्यान भटकने की कोई वजह नहीं होती, लेकिन असली लड़ाई में ध्यान रखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसका मतलब है कि उसे तुरंत फैसला लेना होगा। वह कहता है कि नारुसे को असली लड़ाई की आदत डालने के लिए अपना ध्यान बढ़ाना होगा और वहां तक पहुंचने के लिए उसे थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तभी उनके सामने एक भेड़िया आता है। लियोन बताता है कि यह सिर्फ उसकी एक बनाई हुई चीज है और इससे कोई नुकसान नहीं होगा, और नेरूस से कहता है कि वह मैजिक चलाते हुए इससे बचने की प्रैक्टिस करे। दोनों अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और ट्रेनिंग शुरू करते हैं। काफी देर तक ट्रेनिंग करने के बाद लियोन ब्रेक लेने का फैसला करता है। नारुसे मान जाता है और लियोन मकोटो से भी आराम करने को कहता है। नारुसे अंदाजा लगाता है कि मिकोटो की यह मेहनत उसके प्रेसिडेंट होने की वजह से है, जिससे लियोन हैरान हो जाता है। नेरुस बताता है कि अजुमिया फैमिली बहुत बड़ी है और उन्होंने कई एलीट मेजर्स दिए हैं। इसके साथ ही उसकी फैमिली अभी गेट्स के सामने लड़ रही है और उनमें से एक आने वाली जंग में वैनगार्ड को लीड करेगा, इसीलिए उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। यह याद करते हुए जब मकोटो ने कहा था कि वह उनसे लड़ना चाहती है जो दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं, लियोन आखिरकार उसकी वजह समझ जाता है। नारुसे कहता है कि उसकी आदत की वजह से यह बोझ और भी ज्यादा लगता है, इसीलिए उसने खुद को मजबूत बनाने का फैसला किया। वह अपनी पिछली लड़ाई के लिए माफी मांगता है, लेकिन लियोन को वार्निंग देता है कि वह अभी भी उससे हारने का कोई इरादा नहीं रखता। लूना मजाक उड़ाते हुए कहती है कि नारुसे अपने आप से सच बोलने में बहुत बुरा है और लियोन भी उसकी बात से सहमत होता है। दोनों से कहता है कि सब ठीक है और लियोन उन्हें ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए वापस बुलाता है। इस बीच प्रिंसिपल अपने ऑफिस की खिड़की से सब कुछ देख रहा होता है। एक महीने बाद सब लोग एक बड़े मॉन्स्टर पर हमला करते हैं जो अपना डंडा घुमा रहा होता है। लियोन उन्हें मेन बॉडी पर ध्यान देने के लिए कहता है। जैसे ही और कुछ जमीन पर हमला करता है जहां वे खड़े थे, ऊपर से नीचे आते हुए लियोन अपनी साइथ घुमाता है और उस क्रीचर के हाथ काट देता है। हाथों को गिरते हुए देखकर नारुसे आगे बढ़ते हुए पीछे देखता है, लेकिन मॉन्स्टर खुद को ठीक करके सबको हैरान कर देता है और तुरंत अपना हाथ वापस उगा लेता है। वह जानवर सीधे उन पर झपटता है, लेकिन वे बच निकलते हैं। हवा में दोनों अपना मैजिक चलाते हैं और सीधे मॉन्स्टर पर फायर करते हैं, जो एक ही जगह जम जाता है। धमाका होता है और मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है, जबकि सब लोग अपनी जीत की खुशी मनाते हैं। दूर से देखते हुए एक आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि लियोन बहुत बड़े काम कर रहा है। वह सोचता है कि चाहे कोई भी दौर हो, दुनिया को हमेशा एक बचाने वाले की जरूरत होती है। एक गार्डन की तरफ देखते हुए वह आदमी सोचता है कि उसका एक्सपेरिमेंट लगभग पूरा हो चुका है और धीरे से कहता है कि वह लियोन से मिलने का और इंतजार नहीं कर सकता। एक बिल्डिंग के बाहर लोग नए खबरों वाले अखबार बांट रहे हैं। अंदर एक लाल बालों वाला स्टूडेंट डंजन की नई कामयाबियों के बारे में बात कर रहा है। उसका दोस्त बताता है कि कमेटी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने एक क्लब बनाया है। वह समझाता है कि सेबर के बदलाव की खबरें बहुत तेजी से फैल रही हैं, जिससे वे मेजेस के बीच काफी फेमस हो गए हैं। उसके तुरंत बाद लाल बालों वाला लड़का देखता है कि लियोन भी खबरों में है। उसका दोस्त उसे चिढ़ाते हुए उस वक्त की याद दिलाता है जब लियोन ने उसे पूरी तरह से पीटा था, जिससे उस लाल बाल वाले लड़के को शर्मिंदगी महसूस होती है। पुरानी बातें सोचते हुए वह मानता है कि उसे अभी भी समझ नहीं आता कि लियोन इतना ताकतवर कैसे है। उसका दोस्त कहता है कि क्लास प्रेसिडेंट्स भी उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और शायद यही इसका राज है। एक ठंडी सांस लेते हुए वह लाल बाल वाला लड़का कहता है कि लियोन अब एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। फिर उसका दोस्त उसे कैफेटेरिया की तरफ देखने के लिए कहता है, जहां उन्हें लियोन अपने ग्रुप के साथ दिखता है। कैफेटेरिया में मकोटो कहती है कि सब लोग उन्हीं को देख रहे हैं और नारुसे बताता है कि यह उनकी हाल ही की कामयाबियों की वजह से है। लड़कियों का एक ग्रुप शर्माते हुए लियोन के पास आता है। उनमें से एक लड़की उसे थैंक यू बोलती है, जिससे लियोन थोड़ा हैरान हो जाता है और बताती है कि उसका परिवार ठीक उस जगह के पास रहता था जहां पोर्टल खुला था। उसकी वजह से वे सब सही सलामत बच गए। वह शुक्रिया अदा करने के लिए अपना सिर झुकाती है, जिससे लियोन अचानक हैरान रह जाता है। यह पल लियोन को उसकी पिछली जिंदगी की याद दिला देता है। उसे याद आता है कि कैसे गांव वाले उसके अच्छे कामों के लिए उसे थैंक यू कहते थे, कैसे बड़े बड़े राजाओं से लेकर आम लोगों तक सब उसके शुक्रगुजार थे और बच्चे उसे अपना हीरो मानते थे। उसे एहसास होता है कि एक अलग दुनिया में आने के बाद भी कुछ नहीं बदला है। पीछे से दूसरे स्टूडेंट्स बातें करते हैं कि वह अब एक हीरो बन चुका है। वह लाल बाल वाला लड़का कहता है कि सबसे बेकार स्टूडेंट्स भी बड़ा काम कर सकते हैं, जबकि स्कूल का गुंडा एक कोने से ये सब देखता है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए चला जाता है। बाद में वह ग्रुप आखिरकार भीड़ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। लियोन दूसरों से पूछता है कि प्रिंसिपल ने उन्हें क्यों बुलाया है, लेकिन किसी को नहीं पता और लूना यह जानने के लिए बहुत बेचैन है।
जब वे ऑफिस में जाते हैं तो प्रिंसिपल उनके शानदार काम की तारीफ करते हुए उनका स्वागत करते हैं। वह नारुसे और मिकोटो की तरफ मुड़ते हैं और बताते हैं कि उनकी तरक्की कितनी हैरान करने वाली रही है। दोनों जवाब देते हैं कि यह सब लियोन की ट्रेनिंग की वजह से है। हैरानी से मिकोटो प्रिंसिपल से पूछती है कि यह मीटिंग किस बारे में है। प्रिंसिपल उनसे कहते हैं कि बस उनके पीछे आओ और बताते हैं कि वे सेबर ब्रांच का एक छोटा सा दौरा करने जा रहे हैं। कार के अंदर बैठने के बाद बच्चे पूछते हैं कि क्या वे सच में ब्रांच के मशहूर वाइस लीडर से मिलने जा रहे हैं। प्रिंसिपल हाँ कहते हैं और बताते हैं कि उस आदमी ने खुद उनसे मिलने की मांग की है। लियोन नारुसे से पूछता है कि क्या वह वाइस लीडर को जानता है और नारुसे हाँ में सिर हिलाता है। नारुसे उसके बारे में बताता है और कहता है कि उसका नाम रेजी है, जो एक जवान और बहुत ही काबिल लड़का है और उसे सेबर के सबसे बेहतरीन लोगों में से एक माना जाता है। मिकोटो आगे बताती है कि वह पहला स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट था और नकली लड़ाइयों में उसे कोई नहीं हरा सका था। वह बताती है कि सेबर ज्वाइन करने के बाद रेजी डंजन्स में बिल्कुल बेबाक हो गया और उसने ढेरों गेट्स को क्लियर किया। मकोटो सोचती है कि उस जैसा बड़ा आदमी उनसे क्यों मिलना चाहेगा, लेकिन प्रिंसिपल उसे शांत रहने को कहते हैं और बोलते हैं कि जल्द ही पता चल जाएगा। लियोन पूरे रास्ते बस सोच में डूबा रहता है। जब वे सेबर की 7वीं ब्रांच पर पहुंचते हैं, प्रिंसिपल सबको रेजी के ऑफिस में ले जाते हैं, जहां वह सोफा पर उनका इंतजार कर रहा होता है। वह उनका स्वागत करता है और कहता है कि तुम ही वह चर्चा में रहने वाले स्टूडेंट्स हो। वह उनकी हाल ही की कुछ कामयाबियों के बारे में बताने लगता है और बताता है कि उनके कामों के बारे में सुनकर उसे लगा कि उसे खुद उनसे मिलना चाहिए। रेजी लियोन के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह इससे खुश नहीं है। उसका यह रवैया देखकर लियोन और लूना दोनों को तुरंत समझ आ जाता है कि यह आदमी बहुत घमंडी है। रेजी लियोन से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही लियोन उससे हाथ मिलाता है उसे एक खौफनाक ताकत का एहसास होता है। लियोन हैरान रह जाता है कि आखिर वह क्या चीज थी, जबकि उसके दोस्त उसे आवाज दे रहे होते हैं। रेजी ध्यान देता है कि लियोन ने उसकी ताकत को महसूस कर लिया है और अपने मन में सोचता है कि यह बच्चा सच में दिलचस्प है। वह लियोन से कहता है कि इतना डरने की जरूरत नहीं है, उसने तो बस उसे थोड़ा डराने के लिए अपनी एनर्जी छोड़ी थी। रेजी मानता है कि उसका पहला प्लान बस मिलकर उन्हें वापस भेजना है, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल लिया है। अब वह पहले लियोन के साथ एक छोटा सा मैच लड़ना चाहता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचकर रेजी कहता है कि बिना देखने वालों के लड़ना थोड़ा बोरिंग है, लेकिन अब काम चलाना पड़ेगा। वह आगे कहता है कि आसपास किसी के न होने से लियोन अपनी असली ताकत का खुलकर इस्तेमाल कर सकता है। लियोन बस चुपचाप उसे देखता है और पूरी तरह सावधान रहता है। अरीना में जाने से ठीक पहले लियोन ने पूछा था कि वे लड़ क्यों रहे हैं। रेजी ने बस जवाब दिया कि उसे लड़ने का जुनून है, और क्योंकि लियोन के पास इतना शानदार हुनर है, वह देखना चाहता था कि इस बच्चे में कितना दम है। फिर उसने पूछा कि क्या लियोन इस चैलेंज के लिए तैयार है या नहीं। अब वापस आज में लियोन सोचता है कि सेबर जैसे बड़े ग्रुप में सबसे अलग दिखने के लिए रेजी सच में कितना काबिल होगा। वह उस पल को याद करता है जब उसे अपने दुश्मन से इतना भारी डर महसूस हुआ था। बाहर से देखते हुए प्रिंसिपल कहते हैं कि रेजी बिल्कुल नहीं बदला, जबकि मकोटो ध्यान देती है कि वह लड़ने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक लग रहा है। प्रिंसिपल को लगता है कि रेजी शायद बस लियोन का टेस्ट ले रहा है ताकि देख सके कि वह सेबर की लड़ाकू फौज में क्या योगदान दे सकता है। वह सुनहरे बाल वाला आदमी आगे कहता है कि भले ही उसे लियोन पर भरोसा है, लेकिन यह एक मुश्किल लड़ाई होने वाली है। मकोटो इस बात से इनकार करती है और कहती है कि लियोन के साथ कुछ भी मुमकिन है। एक फायरबॉल बनाते हुए रेजी कहता है कि वे पहले बर्दाश्त करने की ताकत का टेस्ट लेंगे और हमला कर देता है। लियोन को लगता है कि क्योंकि यह बस एक आम आग का जादू है तो इसे रोकना आसान होगा, लेकिन रेजी उसे चेताता है कि यह इतना आसान नहीं होगा। और ठीक उस जगह एक बहुत बड़ा धमाका होता है जहां लियोन खड़ा है। उसके दोस्त हैरानी से देखते हैं और सोचते हैं कि क्या हो रहा है, जबकि लियोन उस धमाके की चपेट में आ जाता है। अचानक रेजी को अपने दिमाग में कुछ महसूस होता है और वह मुश्किल से एक पलटवार से बचता है। वह लियोन को अपने ठीक सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा देखकर हैरान रह जाता है। रेजी को समझ आता है कि लियोन ने धमाके को रोकने के लिए एक बर्फ की दीवार का इस्तेमाल किया और ध्यान भटकाने के लिए धुएं का पर्दा बनाया। इससे रेजी ऐसे काबिल दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मकोतो लियोन के बचने की रफ्तार देखकर हैरान है, लेकिन वह सोचती है कि एक आम फायरबॉल इतना बड़ा नुकसान कैसे कर सकता है। प्रिंसिपल बताते हैं कि रेजी ने फायरबॉल के तुरंत बाद एक दूसरा हमला भी किया था, जिसकी वजह से धमाका हुआ। रेजी की चाल को देखते हुए नारुसे सोचता है कि उन दोनों के बीच ताकत का कितना बड़ा फर्क है। रेजी कहता है कि अब दूसरे राउंड का वक्त है और वह ऐसे तूफान बुलाता है जो जमीन को चीरते हुए लियोन की तरफ बढ़ते हैं। लियोन को एहसास होता है कि यह जादू उसकी पिछली जिंदगी के महान जादूगरों के जादू से भी ज्यादा ताकतवर है। तेजी से आगे बढ़ते हुए वह उन तूफानों के ऊपर से कूद जाता है। हवा में ऊपर लियोन हमला करने की तैयारी करता है। रेजी के पास पानी की एक बहुत बड़ी लहर बनने लगती है, जिसे समझ आ जाता है कि हमला कितना तेज है और वह जल्दी से उस पानी के हमले से बच निकलता है। लियोन
लियोन को इसकी उम्मीद थी और वह तुरंत अपनी अगली चाल की तैयारी करता है। यह सोचते हुए कि उसका दुश्मन हवा में रहते हुए बच नहीं पाएगा, लियोन एक के बाद एक कई हमले करता है, लेकिन रेजी उन सभी हमलों से बचने में कामयाब रहता है और उड़ते हुए पत्थरों का सहारा लेकर आगे बढ़ता है। लियोन हैरान रह जाता। रेजी तेजी से आगे बढ़ता रहता है। वह उड़ते हुए पत्थरों पर कूदते हुए हमला करने के लिए एक जादुई हथियार बनाता है। लियोन भी वैसा ही करता है और उनके हथियार आपस में टकराते हैं, जिससे दोनों पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। लियोन जमीन पर उतरता है और अपने दुश्मन की अगली चाल का इंतजार करता है। रेजी अब तक के लियोन के इस खेल की तारीफ करता है, लेकिन पूछता है कि क्या वह कोई खास चाल या कोई गुप्त जादू छुपा रहा है। पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार, रेजी लियोन से कहता है कि वह अपनी ताकत न छुपाए और लियोन भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। लियोन के हाथ में एक बैंगनी आग दिखती है और वह अपनी असली ताकत दिखाने का वादा करता है। एक मुस्कुराहट के साथ रेजी पूछता है कि क्या सच में अपनी असली ताकत को छुपाना जरूरी था। लियोन जवाब देता है कि वह इसे छुपा नहीं रहा था, उसे लगा कि वह इसके बिना भी जीत सकता है। ध्यान से देखते हुए रेजी को समझ आता है कि यह जरूर वही अनोखी ताकत है जिसका जिक्र रिपोर्ट में था। खुश होते हुए वह मानता है कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। बाहर खड़े होकर डायरेक्टर सोचता है कि क्या यही लियोन की असली ताकत है, लेकिन मिकोटो उनसे कहती है कि ध्यान से देखें क्योंकि अब मजा आने वाला है। लड़ाई में वापस रेजी खुद को तैयार करता है और लियोन से कहता है कि वह अपनी पूरी ताकत लगा दे। वह हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे लियोन अपनी गुप्त स्किल को चालू करता है। उनकी टक्कर रेजी की ताकत को पूरी तरह तोड़ देती है, जिससे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वह पीछे हट जाता है। रेजी अपनी तलवार को हैरानी से देखता है, जो दूसरे दर्जे के मेटल से बनी होने के बाद भी बीच से 2 टुकड़े हो गई थी। वह लियोन को देखता है और सोचता है कि क्या यही साइथ्स की असली ताकत है। लियोन अपने दुश्मन के इस रवैये पर ध्यान देता है और हैरान होता है कि एक बिल्कुल नई टेक्निक के सामने भी रेजी ने अपना ध्यान और जोश नहीं खोया। रेजी एक बार फिर लियोन की तारीफ करता है और पूछता है कि क्या उसके पास ऐसे और भी जादू हैं। लियोन अनजान बनते हुए कहता है, शायद हैं और शायद नहीं भी। रेजी एक तंज भरी हंसी हंसता है और कहता है कि लियोन बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। पक्के इरादे के साथ रेजी कहता है कि अब वक्त है आखिरी राउंड का और वह एक और तूफान बुलाता है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। बाहर से देखते हुए मिकोटो बताती है कि वह एक ही वक्त में 2 एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो बहुत ही अनोखा है। लूना आगे कहती है कि एक ही ताकत पर काबू पाना मुश्किल होता है, तो 2 पर काबू पाना तो बिल्कुल अलग ही बात है। हमले के लिए तैयार। रेजी लियोन को इसे रोककर दिखाने की चुनौती देता है। वह जादू पड़ता है, जिससे तूफानों में आग लग जाती है और लियोन पूरी तरह उसमें घिर जाता है। हमले के बड़े रूप को देखकर लियोन समझ जाता है कि इस आग को रोकना या इससे बचना नामुमकिन है। वह अपने साइथ को जमीन में घुसा देता है, अपने हाथों में बहुत सारी काली ताकत जमा करता है और उसे सीधे रेजी के हमले पर छोड़ देता है। लियोन अपने हाथ उस आग में डालता है और आग को चीरकर अलग कर देता है और बिना किसी खरोंच के रास्ता बना लेता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और रेजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह सोचता है कि लियोन ने 2 एलिमेंट्स वाले जादू को कैसे खत्म कर दिया, वह भी सिर्फ काली ताकत का इस्तेमाल करके। रेजी को एहसास होता है कि ऐसा करने के लिए बहुत ही सटीक निशाने की जरूरत होती है और वह समझ जाता है कि ऐसा काबू किसी आम स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। फिर भी वह यह जानकर बहुत खुश है कि ऐसा जादूगर सच में मौजूद है। रेजी लड़ाई खत्म करने के लिए लियोन के पास जाता है। वह मानता है कि वह हैरान है कि लियोन ने उसके 2 एलिमेंट्स वाले जादू को रोक लिया, जो कोई आसान काम नहीं है। लियोन पूछता है कि क्या टेस्ट खत्म हो गया। रेजी मना करता है, लेकिन बताता है कि अगर वे लड़ते रहे तो यह बिल्डिंग गिर जाएगी। वह लियोन को चेताता है कि वह खुद को जीता हुआ न समझे, लेकिन उसकी काबिलियत को मानते हुए कहता है कि वे इसका फैसला आगे चलकर करेंगे। इस बीच लूना लियोन की इस शानदार जीत की तारीफ करती है। रेजी उस जवान लड़के को एक काम ऑफर करता है, लेकिन लियोन बस धीरे से मुस्कुराता है। मकोटो पास आती है और लियोन के इस शानदार खेल की तारीफ करती है। रेजी को एक आइडिया आता है और वह पूछता है कि क्या उन तीनों ने मिलकर कोई प्लान बनाया है। जब वे हाँ कहते हैं तो वह इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है और उन्हें तुरंत एक काम दे देता है। बाद में एक दूसरी जगह पर वह ग्रुप सेबर ग्रुप के अंडर आने वाले गेट्स के बारे में बात करता है। लियोन अपने मन में सोचता है कि सेबर के पास जरूर उससे कहीं ज्यादा जानकारी मौजूद है। मकोटो पूछती है कि क्या रेजी बस उनसे उन जगहों पर नजर रखने को कह रहा है, लेकिन वह जल्दी से अपना सिर नामे हिलाता है। वह बोर्ड पर एक हिस्से की तरफ इशारा करता है और पूछता है कि क्या उन्हें वहां कुछ अजीब लग रहा है। ग्रुप मना करता है और बताता है कि वहां कोई गेट्स नहीं है। रेजी बताता है कि असल बात यही है, उस खास जगह को छोड़कर हर जगह गेट्स खुले हैं। थोड़ा घबराते हुए नारू से इस बारे में सोचता है और हाँ कहता है। लियोन सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या उस जगह में कुछ खास है, और रेजी हाँ कहता है। वह बताता है कि उसने पहले ही अपने कुछ आदमियों को वहां भेजा था, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। इसलिए उसने पूछा कि क्या उनका ग्रुप खुद उस जगह की जांच करने में दिलचस्प है। वे एक दूसरे को थोड़ी देर देखते हैं और फिर मकोटो और नारू से हाँ में सिर हिलाते हैं। उनकी मंजूरी के साथ लियोन आखिरी फैसला लेता है और काम को स्वीकार करता है। शाम के वक्त लियोन और उसके दोस्त उस जगह पहुंचते हैं और अपनी जांच शुरू करने के लिए तैयार होते हैं।
मकोटो कहती है कि यहाँ कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है और सुझाव देती है कि वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कुछ अजीब देखा है। वे अपनी खोज शुरू करते हैं और लोगों से अजीब घटनाओं के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। अचानक लूना धीरे से कुछ बोलती है, जिससे लियोन का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वह बताती है कि उसे एक अजीब एहसास हुआ है, जिससे लियोन तुरंत हैरान हो जाता है। वह सामने एक गली की तरफ इशारा करती है और कहती है कि यह वहां से आ रहा है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वे गली में जाते हैं, मिकोटो और नारुसे लियोन से पूछने लगते हैं कि वे इस रास्ते क्यों जा रहे हैं। वह बस उनसे कहता है कि उसे यहाँ कुछ अजीब महसूस हुआ और साथ ही लूना से इसकी जानकारी लेता है। किसी अजीब ताकत को महसूस करते हुए लियोन सोचता है कि खतरा न लेना ही बेहतर है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। वह अपनी काली ताकत को चालू करता है ताकि देख सके कि क्या कोई रास्ता दिखता है, और सच में वहां एक बहुत बड़ी सीढ़ी देखकर सब हैरान रह जाते हैं। लूना सोचती है कि क्या अजीब ताकत यहीं छुपी हुई है। लियोन दूसरों की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वे उसके साथ आ रहे हैं, और मकोटो जवाब देती है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वे नीचे की तरफ जस्तर जाने लगते हैं। रास्ते में नारुसे और मिकोटो सोचते हैं कि आखिर नीचे क्या हो सकता है। तभी लियोन को सीढ़ियों का आखिरी हिस्सा दिखता है और वह लाल रंग के फूलों का एक बहुत बड़ा मैदान देखकर हैरान रह जाता है। लूना उससे पूछती है कि ये किस तरह के फूल हैं, लेकिन उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। थोड़ा आगे चलकर लियोन को ठीक वही डिवाइसेस दिखते हैं जो पोर्टल्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हैरान होकर नारुसे पूछता है कि क्या शिडू को सेबर ने बंद नहीं किया था, और मिकोटो हाँ कहती है। इससे लियोन सोचने लगता है कि क्या किसी और के हाथ वह डिवाइस लग गया है। अचानक एक खतरे का अलार्म बजने लगता है, जिससे सिक्योरिटी सिस्टम चालू हो जाता है। उनके ठीक सामने एक रोबोट आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। मकोटो उन्हें चेताती है कि ये जो कोई भी चीज है, इसका निशाना हम ही हैं, और सबसे लड़ने के लिए तैयार रहने को कहती है। वह रोबोट एक बहुत बड़ी एनर्जी बीम छोड़ता है, लेकिन वह ग्रुप सही वक्त पर बच निकलता है। वह मशीन एक और हमले की तैयारी करती है और अपने पंजों से उन्हें काटने की कोशिश करती है, लेकिन चूक जाती है। लियोन अपने दोस्तों को उसे घेरने और उसकी कमजोर जगहों पर ध्यान देने को कहता है। मिकोटो अपनी बर्फ की ताकत को तैयार करती है, जबकि नीरूज बिजली के जादू की तैयारी करता है। लियोन अपनी डार्क मैजिक चलाने के लिए सही मौके का इंतजार करता है। वे सब मिलकर एक साथ हमला करते हैं और रोबोट को हर तरफ से निशाना बनाते हैं, और उसका लोहे का शरीर जमीन पर गिर जाता है। खतरा खत्म होने के बाद लियोन कहता है कि वह उस डिवाइस को खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, एक अनजान आवाज उसे रोकती है और कहती है कि उनके बगीचे को खराब मत करो। लियोन हैरान होकर पीछे घूमता है और देखता है कि उसके आसपास की जगह बिल्कुल बदल चुकी है। वह परेशान होकर सोचता है कि अभी क्या हुआ, जबकि लूना उसे चिंता के साथ देखती है। तभी उस आवाज का मालिक सामने आता है और कहता है कि आखिरकार हम मिल ही गए। लियोन गुस्से में पूछता है कि यह कौन है। लूना लियोन को वार्निंग देती है कि इस आदमी की एनर्जी किसी दूसरी दुनिया की ताकत जैसी लग रही है। लियोन को अपने कानों पर यकीन नहीं होता और अचानक उसकी पिछली जिंदगी की यादें उसके दिमाग में आने लगती हैं। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा होता है। वह आखिरकार अपने सामने खड़े आदमी को पहचान लेता है। यह शार्क है। शार्क कहता है कि आखिरकार तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लियोन पूछता है कि उसे उसका नाम कैसे पता, और वह आदमी बताता है कि उसे लियोन के पुराने मास्टर शिडू से इसकी रिपोर्ट मिली थी। यह सुनकर लियोन को समझ आता है कि शिडू सच में शार्क के साथ मिला हुआ है। लूना चिंता में उसका नाम पुकारती है, लेकिन लियोन जल्दी से उसे शांत करता है। वह अपनी नजर शार्क पर टिका लेता है, वही आदमी जिसने उससे उसकी दुनिया की सबसे प्यारी चीज छीन ली थी। उसे आखिरकार अपना सबसे बड़ा दुश्मन मिल गया था, जिसने उस बच्चे की जान ली थी जिसे वह अपना परिवार मानता था और जिससे वह सबसे ज्यादा बदला लेना चाहता था। लियोन को समझ आता है कि शार्क को अभी तक नहीं पता कि उसके अंदर क्या छुपा है, लेकिन इसके साथ ही उसे भी अपने दुश्मन की पूरी ताकत का अंदाजा नहीं है। जबकि लूना उसकी सलामती की दुआ करती है। शार्क कहता है कि उसे हैरानी हुई यह सुनकर कि एक आम स्टूडेंट ने एक गार्डियन को हरा दिया। लियोन उन लाल फूलों के बारे में पूछता है और यह भी कि शार्क उस गेट मैनिफेस्टेशन डिवाइस के साथ क्या करने वाला है। शार्क जवाब देता है कि उसके पास बताने की कोई वजह नहीं है और इस सबको वक्त की बर्बादी कहता है। फिर वह लियोन पर अपनी दबाने वाली एनर्जी छोड़ता है। लियोन सोचता है कि यह किस तरह की ताकत है, और शार्क बताता है कि यह लाइट एनर्जी है, एक होली मैजिक जिसे वह अकेले ही इस्तेमाल कर सकता है। लियोन को याद आता है कि पिछली दुनिया में दुश्मन के पास यह ताकत नहीं थी, और वह सोचता है कि क्या इसमें बेल्फार का कोई हाथ है। लियोन के लिए शार्क जैसे आदमी का लाइट मैजिक चलाना एक मजाक जैसा है, और वह गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। इसके तुरंत बाद शार्क अचानक एक लाइट की तलवार निकालता है और पूछता है कि क्या हम शुरू करें। लियोन समझ जाता है कि यह कोई आम मैजिक नहीं है। वह अपना खुद का मैजिक बाहर निकालने का फैसला करता है और उसे एक साइथ का रूप देता है ताकि दिखा सके कि सिर्फ वही अकेला खास ताकत वाला नहीं है। शार्क लियोन की इस ताकत को देखकर हैरान होता है। लियोन की इस अनोखी ताकत को देखकर
वह कहता है कि रिपोर्ट्स में तो सिर्फ 4 एलिमेंट्स चलाने वाले मेजेस के बारे में लिखा था, लेकिन लगता है यह बच्चा उससे कहीं ज्यादा कर सकता है। अपनी तलवार घुमाते हुए वह दुश्मन कहता है कि अब मजा आएगा, लेकिन लियोन बिना वक्त गंवाए पूरी स्पीड से उस पर हमला कर देता है। शार्क तलवार से आगे वार करता है, लेकिन लियोन की परछाई पहले ही उसके पास से निकल जाती है और वह ठीक दुश्मन के पीछे आ जाता है। लियोन ऊपर से नीचे की तरफ वार करता है। शार्क जल्दी से पीछे हट जाता है और उसकी स्पीड की तारीफ करता है। लियोन सोचता है कि वह इतनी दूरी बनाकर क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शार्क अचानक बहुत तेजी से पास आता है और अपनी तलवार सीधा लियोन की आंख पर निशाना बनाता है। इस हमले से लाइट का एक बड़ा धमाका होता है। लियोन बस अपना सिर थोड़ा सा घुमाकर बच जाता है, लेकिन उसके गाल पर एक कट लग जाता है जहां से खून निकलने लगता है। शार्क उस लड़के की फुर्ती की तारीफ करता है। लियोन को समझ आता है कि अगर वह हमला सीधा उसे लग जाता तो उसकी जान जा सकती थी। वह दुश्मन कहता है कि लियोन बहुत अच्छा लड़ता है और उसकी ताकत दुनिया बचाने वालों के लिए एक उम्मीद बन सकती थी। फिर वह बताता है कि उसे हीरोज से सख्त नफरत है और उसके जैसे लोगों को खत्म करने में ही उसे सबसे ज्यादा मजा आता है। लियोन यह सुनकर हैरान रह जाता है। गुस्से में वह अपनी साइट को छोड़ देता है और दुश्मन से कहता है कि मजाक मत करो। फिर वह अपने दोनों हाथों में आग पैदा करता है ताकि वह अपनी पिछली गलतियों को दोबारा न दोहराए। शार्क सोचता है कि उसने अपना हथियार क्यों फेंक दिया, लेकिन वह पहले हमला करने का फैसला करता है। ठीक उसी पल लियोन अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके बहुत सारी जंजीरें निकालता है जो बहुत तेजी से शार्क के शरीर के आर पार हो जाती हैं। वह दुश्मन हैरान रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। लियोन तुरंत उसके सामने आता है, उसके हाथ में दोबारा साइद होती है और वह कहता है कि खेल खत्म। वह शार्क पर वार करता है, लेकिन उसकी तलवार दुश्मन के शरीर के आर पार निकल जाती है और उसका शरीर लाइट में बदल जाता है। हंसते हुए शार्क बताता है कि यह शरीर सिर्फ एक धोखा था, वे दोनों जल्द ही दोबारा मिलेंगे और जब ऐसा होगा तो शार्क उसे इसका बदला चुकाएगा और अपने असली शरीर के साथ लियोन का सामना करेगा। लियोन ऊपर देखता है जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। अचानक उसकी आंख खुलती है और उसके दोस्त उसका नाम पुकारते हैं। नेरुस उसे यकीन दिलाता है कि वह ठीक है, जबकि इकुटो पूछता है कि आखिर वहां क्या हुआ था। लियोन उनसे कहता है कि वह बाद में बताएगा और अभी उन्हें यहाँ से निकलना होगा। वह अपने दिमाग में सोचता है कि शार्क को बचकर रहना होगा, क्योंकि अगली बार वह अपना हिसाब जरूर पूरा करेगा। लड़ाई के कुछ दिन बाद लियोन सोचता है कि उन्हें शार्क का कोई निशान नहीं मिला। लूना कहती है कि अगर उसका असली शरीर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन वह खुशी से कहती है कि आगे उन्हें बहुत से मौके मिलेंगे और लियोन इस बात से सहमत होता है। वह यह भी कहती है कि उनका दुश्मन बहुत ताकतवर था, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि लियोन की ताकत उससे ज्यादा है और जीत लियोन की ही होगी। यह सुनकर लियोन सोच में डूब जाता है। लूना उससे पूछती है कि क्या हुआ और लियोन बताना शुरू करता है। उसे अपनी डार्क पावर अबिस में मिली थी और लूना ने पहले उसे बताया था कि यह गॉडेस की ताकत है। वह पूछता है कि एक गॉडेस की ताकत लाइट वाली क्यों नहीं है, जिसकी वजह से उसे अपनी ताकत पर शक होने लगता है। लूना जल्दी ही उसकी परेशानी समझ जाती है और बताती है कि अबिस के अंदर डार्क मैजिक के पार्टिकल्स भरे हुए थे। उस जगह पर वे पार्टिकल्स किसी के शरीर को खत्म कर सकते थे या उसे बेकाबू कर सकते थे। यह सुनकर लियोन को याद आता है कि उस वक्त उसे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था। लूना बताती है कि जो मैजिक वह चलाता है वह वही पार्टिकल्स हैं जो उसके शरीर ने सोख लिए थे, जो बाद में उसकी ताकत बन गए। क्योंकि काले पार्टिकल सिर्फ एबिस में ही मिलते हैं, लियोन को समझ आता है कि गॉडेस ने उनका इस्तेमाल क्यों किया था। लूना यह भी बताती है कि उस वक्त वह उसे सिर्फ आम मैसेजेस ही भेज सकती थी, जिससे लियोन को समझ आता है कि जो अनजान अक्षर उसे दिखते थे वे सच में लूना के ही थे। वह आगे कहती है कि इस सब के बाद भी उसने उस मैजिक को अपनी ताकत बना लिया, क्योंकि लियोन ही था जो डार्क मैजिक पार्टिकल्स से भरी उस दुनिया में जिंदा बचा, इसलिए वह उस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बन गया। लूना बताती है कि वह उसे हमेशा से देख रही थी, जब उसने उन बच्चों को खोया जिन्हें वह अपना परिवार मानता था, और जब उसने अकेले ही लाखों मॉन्स्टर से लड़ाई की। वह समझती है कि उसने कितना दुख झेला है, लेकिन बताती है कि जब तक गॉडेस ने गेट नहीं खोला वह देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। अपने आप को गॉडेस का एंजल बताते हुए लूना लियोन से कहती है कि वह चाहती है कि वह इस दुनिया को बचाए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बस लियोन का सपना पूरा होते देखना है। सोच में डूबा हुआ लियोन कहता है कि वह समझ गया, लेकिन बताता है कि अभी के लिए उसने यह शरीर सिर्फ उधार लिया है और अभी उसे कुछ काम पूरे करने हैं। लूना का शुक्रिया अदा करते हुए वह कसम खाता है कि वह शार्क को हर हाल में हरा देगा। मुस्कुराते हुए वह कहती है कि बिल्कुल वह उसकी मदद करेगी। ठीक तभी लियोन का फोन बजता है और दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कौन कॉल कर रहा है। रिसेप्शन पर लियोन रेजी को बुलाता है, जो कहता है कि लियोन आज अच्छे मूड में लग रहा है। बैठते हुए लियोन पूछता है कि क्या बात है, और रेजी कहता है कि वह उसे कुछ बताना चाहता था। जब लियोन हैरानी से पूछता है कि क्या बात है तो रेजी थोड़ा हिचकिचाता है। कुछ देर बाद रेजी का फोन बजता है। वह लियोन से 1 सेकंड रुकने को कहता है और बताता है कि उसके साथियों का कॉल है। वह फोन उठाता है और पूछता है कि क्या हुआ, और उसकी टीम बताती है कि एक ब्लू ग्रेड पोर्टल सामने आया है।
परेशान होकर रेजी उनसे कहता है कि उन्हें यह खुद ही संभाल लेना चाहिए, लेकिन उसकी टीम का बंदा बताता है कि यह पोर्टल एक बहुत ही अजीब जगह पर खुला है। जब वे उस जगह पहुंचते हैं तो लियोन एक पोर्टल देखकर हैरान रह जाता है, जो ठीक शहर के बीचों बीच खुला था। एक आदमी उनके पास आता है और रेजी उससे रिपोर्ट मांगने लगता है, लेकिन अचानक दर्द की वजह से अपना सीना पकड़ लेता है। डायरेक्टर नीचे झुककर जमीन को देखता है और उसे कुछ अजीब लगता है। रेजी को समझ आता है कि यह जरूर उस फूल का असर है। लियोन पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है, और रेजी बताता है कि वह पहले इसी बारे में बात करना चाहता था। रेजी एक छोटी बोतल निकालता है और लियोन पूछता है कि क्या यह वही सैंपल है जो उन्हें अंडरग्राउंड फैसिलिटी से मिला था। रेजी हाँ कहता है और बताता है कि सेबर ने अभी इसकी जांच पूरी की है और पता चला है कि यह फूल मेजिस की माना को सोख सकता है। मकोटो ये सुनकर हैरान हो जाता है और रेजी मानता है कि उसे भी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज होती है। नरू से पास में गिरे हुए एक आदमी की तरफ इशारा करता है और रेजी कहता है कि यह जरूर उस फूल की वजह से हुआ है, लेकिन वह बताता है कि इसका असर उन लोगों पर नहीं होता जिनकी माना ज्यादा होती है, पर इस तरह से आम लोगों को वहां से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लियोन अपने साथियों को देखता है और उन सबके दिमाग में एक ही बात आती है और वे आगे बढ़ने लगते हैं। रेजी उन्हें पीछे से पुकारता है, लेकिन लियोन उससे कहता है कि वह बाहर की दुनिया को उसके भरोसे छोड़ रहा है, क्योंकि बाहर किसी भरोसेमंद का होना जरूरी है। एक ठंडी सांस लेकर रेजी मान जाता है और लियोन से कहता है कि इस गेट को हमेशा के लिए बंद कर देना, जिस पर सब हाँ कहते हैं। डंजन के अंदर सब लोग बर्फ में आगे बढ़ते हैं। ऊपर देखते हुए उन्हें लगता है कि यह जगह किसी ब्लू ग्रेड पोर्टल जैसी बिल्कुल नहीं लगती। फूल के असर के बारे में सोचते हुए लियोन को लगता है कि इसमें जरूर शार्क का कोई हाथ है। अपनी मुट्ठी बंद करते हुए लियोन सोचता है कि वह आदमी जो भी प्लान कर रहा हो वह उसे रोक कर रहेगा। वह सबसे कहता है कि अब चलने का वक्त हो गया है और वे निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद नोरूज बर्फ के तूफान से लड़ते हुए जमीन पर गिर जाता है, जबकि लियोन एक जादुई हमला करता है, सीधा एक मॉन्स्टर की छाती पर। थका हुआ नारू से मानता है कि उसने नहीं सोचा था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे। शुरू में गेट के अंदर जाने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। सब लोग आसानी से आगे बढ़ रहे थे और दुश्मनों को हरा रहे थे, जब तक उनका सामना बॉस से नहीं हुआ। अपने दुश्मन को देखते हुए नारूसे को लगा कि यह एक आम ब्लू ग्रेड बॉस जैसा ही है। उसके हमले ताकतवर थे, लेकिन वह धीरे चल रहा था, इसलिए लियोन ने उसे कमजोर करके गिराने का फैसला किया। ठीक तभी बॉस आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से अपना मुक्का जमीन पर मारता है। लियोन एक आग का तीर सीधा मॉन्स्टर की नाक पर मारता है और तुरंत दूसरा तीर उसके पैर पर मारता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। नारूसे हाथ में बिजली वाला बो लेकर आगे बढ़ता है, जबकि मकोटो दूसरी तरफ से दुश्मन पर हमला करती है। ऊपर से नीचे आते हुए लियोन कहता है कि अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है और सीधा मॉन्स्टर के सिर पर वार करता है। लेकिन अचानक उस मॉन्स्टर की छाती चमकने लगती है और उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है जो उन सबको पीछे फेंक देती है, जिसकी वजह से लियोन को अपने हथियार के सहारे खुद को रोकना पड़ता है। मिकोटो लियोन के पास भागकर आती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन तभी लियोन कुछ देखता है। हर तरफ फूल फैल चुके हैं और लगता है कि मॉन्स्टर उनसे एनर्जी सोख रहा है। ये देखकर नारूसे सोचता है कि बॉस क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी वह मॉन्स्टर अपने हाथ जोड़ता है और लाइट की तेज किरणें छोड़ता है। उनमें से एक किरण उन सबको लगती है और वे सब जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरा हुआ नारूसे सोचता है कि एक बर्फ के जायंट के पास ऐसी ताकत नहीं होनी चाहिए और हैरान होता है कि यह कैसे हो सकता है। लूना लियोन से पूछती है कि क्या वह ठीक है और वह हाँ कहता है। पीछे घूमकर लियोन दूसरों से पूछता है कि वे कैसे हैं और मिकोटो कहती है कि उन्होंने हमला झेल लिया है। सामने देखते हुए लियोन सोचता है कि ऐसी ताकत किसी ब्लू ग्रेड दुश्मन की नहीं हो सकती। क्या यह सब उस फूल की वजह से है? उसे समझ आता है कि अगर ऐसा एक और हमला हुआ तो उनका बचना मुश्किल होगा। हिम्मत करके वह कहता है कि उन्हें उसके कोर पर निशाना लगाना होगा और वह अपनी डार्क मैजिक चलाता है। मकोटो खुश होकर कहती है कि हमने उसे हरा दिया, लेकिन नारूसे उसे बीच में ही रोकता है और बताता है कि उसका कोर अभी भी बिल्कुल ठीक है। लियोन को समझ आता है कि मॉन्स्टर की डिफेंस भी बहुत बढ़ गई है, इसलिए उन्हें किसी बड़े मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। लूना उसे वही मैजिक चलाने को कहती है जिसके बारे में उसने पहले बताया था। लियोन के चेहरे को देखते हुए मकोटो पूछती है कि क्या उसके पास कोई प्लान है। वह कहता है कि उसके दिमाग में एक मैजिक है, लेकिन उसे अपनी माना इकट्ठा करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। मकोटो कहती है कि वह दुश्मन को रोक कर रखेगी क्योंकि वह अभी लड़ सकती है। नारूसे लियोन से कहता है कि आखिरी बार उसे ही करना होगा और लियोन हाँ कहता है। मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए वे कहते हैं कि अब हमला करने का वक्त है। गोलेम उन पर एक बड़ा हमला करता है, जबकि लियोन दो अलग तरह की आग को एक साथ लाने पर फोकस करता है। बाकी सब समझ जाते हैं कि वह क्या कर रहा है। ठीक तभी बॉस दोबारा वही खतरनाक हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन मकोटो और नारूसे कहते हैं कि वे उसे ऐसा नहीं करने देंगे। जैसे ही मॉन्स्टर अपना हमला करने वाला होता है, लियोन अपना फ्यूजन मैजिक चला देता है। लियोन मैजिक का एक बड़ा तूफान बनाता है और उसे सीधा बॉस पर छोड़ देता है। उस हमले को देखते हुए बाकी सबको समझ आता है कि यह डार्कनेस और आग का फ्यूजन है, बिल्कुल वही टेक्निक जो रेजी ने इस्तेमाल की थी, जो वाइस ब्रांच लीडर है। यह हमला बहुत बड़ा होता है और गोलम को पूरी तरह खत्म कर देता है। लियोन को मॉन्स्टर के बचे हुए हिस्सों पर उतरते हुए देखकर उसके साथी सोचते हैं कि वह सच में सबसे अलग और बहुत आगे है। जबकि लूना इस जीत की खुशी मनाती है,
लियोन सोचता है कि किसी तरह उन्होंने यह कर दिखाया। जीतने के बाद भी वह चिंता में है और सोचता है कि अगर यह लाल फूल दूसरे गेट्स में भी फैल गया तो क्या होगा। इस बीच किसी दूसरी जगह पर एक अनजान आदमी कहता है कि फूल की ताकत पाने के बाद भी मॉन्स्टर्स हार गए। वह एक रिचुअल के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वह फैसला करता है कि अब आखिरी काम शुरू करने का वक्त आ गया है, यानी डीमन किंग बेल्फार को वापस लाने का। लड़ाई के कुछ दिन बाद तक लियोन और उसकी टीम बिना रुके गेट के बॉसेस से लड़ते रहते हैं। यह खबर जल्दी ही फैल जाती है कि वह लाल फूल सिर्फ माना नहीं सोखता, बल्कि मॉन्स्टर्स को और भी ताकतवर बना देता है। यह सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है और लोग जगह खाली करने लगते हैं। स्टूडेंट्स को भी वहां से निकलने के लिए कहा जाता है और प्रिंसिपल जेनिस उन्हें दूसरे इलाके में जाने की सलाह देती है। उधर सेबर ब्रांच में रेजी मेजस की एक टीम को तैयार करता है। वह कहता है कि जब स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं तो वे चुपचाप बैठकर नहीं देख सकते और वह अपनी आर्मी को तुरंत आगे बढ़ने का हुक्म देता है। रेजी के कहने पर सेबर के लोग लियोन के साथ मिलकर हालात को संभालने लगते हैं। एक और गेट को साफ करने के बाद लियोन और उसकी टीम अपनी जीत की खुशी मनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सेबर की मदद ने उनकी जान बचाई थी। लियोन सोचता है कि जब से क्रिम्सन फ्लावर आया है तब से गेट्स को क्लियर करना बहुत मुश्किल हो गया है। लूना कहती है कि इस सब के पीछे जरूर शार्क का ही हाथ है और लियोन भी उसकी बात से अग्री करता है। फिर मिकोटो पूछती है कि यह थका देने वाला काम कब तक चलेगा और नारू से मानती है कि अब इस सब के साथ चलना मुश्किल हो रहा है। लियोन चुप रहता है और शार्क की उस बात के बारे में सोचता है जहां उसने बदला लेने को कहा था, और वह सोचता है कि दुश्मन आगे क्या करने वाला है। उसी शाम को बाद में लियोन को कुछ अजीब हलचल दिखाई देती है। वह देखता है कि हवा में हमले टकरा रहे हैं और कई सारे स्टूडेंट्स अपनी ताकतों का इस्तेमाल एक ट्रेनिंग सेशन में कर रहे हैं। लियोन सोचता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं जबकि उन्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए था। तभी प्रिंसिपल जेनिस भीड़ में लियोन के ग्रुप को देख लेते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है और सुना है कि लियोन की टीम ने आज एक ताकतवर दुश्मन को हराया है। लियोन इस तारीफ को इग्नोर करता है और प्रिंसिपल से स्टूडेंट्स के बारे में पूछता है। जेनिस बताते हैं कि इन सब ने लियोन से इंस्पायर होकर खुद लड़ने का फैसला किया है। भागने के बजाय वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें असली लड़ाई में लड़ना सिखाया जाए, और प्रिंसिपल उन्हें मना नहीं कर सके। जब स्टूडेंट्स लियोन की खुश नजरों के सामने अपनी मुश्किल ट्रेनिंग जारी रखते हैं, तब नारुसे उनके लड़ाई के मैदान में आने के फैसले के बारे में सोचती है। मिकोटो कहती है कि हम शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा लोग होने से हमारी ही मदद होगी। फिर वह कहती है कि सबके इस जोश के पीछे की असली वजह लियोन है। वह बताती है कि कैसे लियोन पहले एकेडमी का सबसे कमजोर स्टूडेंट था और अब वह सबसे आगे निकल गया है, जिसकी वजह से सबको हिम्मत मिली है, और वह मानती है कि लियोन ने उसे भी इंस्पायर किया है। अचानक नारुसे को कुछ अजीब लगता है और सबका ध्यान ट्रेनिंग फील्ड की तरफ जाता है। वे मकाबे को बाकी स्टूडेंट्स के साथ पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग करते देखकर हैरान रह जाते हैं। लूना और लियोन सबसे ज्यादा हैरान होते हैं। फील्ड पर एक क्लासमेट मकाबे से कहता है कि वह ज्यादा जोर न लगाए, लेकिन मकाबे उसे चुप रहने को कहता है। मकाबे कहता है कि यह काफी नहीं है और वह लियोन से इस तरह नहीं हार सकता। फिर वह अपने दोस्त से जल्दी करने को कहता है ताकि वे अगले एक्सरसाइज पर जा सकें। नारूस कहती है कि मकाबे भी उन्हीं लोगों में से एक है जिस पर लियोन का असर हुआ है, जिससे लियोन को काफी प्राउड फील होता है। अपने इस शरीर के पुराने मालिक के बारे में सोचते हुए लियोन सोचता है कि अगर कुरोबा की पावर्स जाग गई होती तो उसे भी लियोन की इस कामयाबी पर बहुत गर्व होता। अचानक एक अजीब बैंगनी रंग की एनर्जी पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में फैल जाती है, जिससे लियोन बिल्कुल हैरान रह जाता है। नारुसे पूछती है कि यह कैसी एनर्जी है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि हेडमास्टर भी उसे देख रहे होते हैं। वे सब बिल्कुल परेशान और डरे हुए हैं। लूना लियोन को एक चीज दिखाती है जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। क्रिम्सन फ्लावर्स बहुत तेजी से खिल रहे हैं और उन्होंने पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड को घेर लिया है। फिर कई सारे पोर्टल्स खुलते हैं और उनमें से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं। लियोन तुरंत समझ जाता है कि यह सिर्फ एक ही इंसान का काम हो सकता है। एक बिल्डिंग के ऊपर से एक आदमी इस तबाही को देख रहा है। यह शार्क है जो धीरे से कहता है कि आखिरकार फसल काटने का वक्त आ गया है। नीचे पोर्टल से मॉन्स्टर्स को निकलते देखकर स्टूडेंट्स डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तभी एक लड़का अपना गला पकड़ लेता है। वह दर्द से तड़पता है और नीचे गिर जाता है। उसका दोस्त पूछता है कि क्या हुआ, और गिरा हुआ लड़का कहता है कि यह लाल फूल उसकी माना को खींच रहे हैं। बात और खराब तब होती है जब खतरनाक भेड़ियों का एक झुंड उनके पास आ जाता है, जिससे वह लड़का बिल्कुल मायूस हो जाता है। लियोन और उसका ग्रुप बिल्कुल सही वक्त पर वहां पहुंच जाते हैं और आसानी से उन भेड़ियों को हरा देते हैं। लियोन आगे बढ़ता है और स्टूडेंट से पूछता है कि क्या वे ठीक हैं, और उनसे कहता है कि बाकी सब उसके ग्रुप पर छोड़ दें। मिकोटो कहती है कि यह सब बहुत अजीब है। नारुसे उसकी बात से अग्री करती है, लेकिन कहती है कि हम हार नहीं मान सकते। इस बीच लियोन अचानक खुले पोर्टल्स के पास उन लाल फूलों को ध्यान से देखता है। लूना उसे आवाज देती है और वार्न करती है कि उसे पास ही में किसी की प्रेजेंस महसूस हुई है। यह शार्क की प्रेजेंस है, बे है। अपने दांत पीसते हुए लियोन सोचता है कि यह सच में वही है। उसे शिदू की कही हुई बात याद आती है कि ये स्टूडेंट्स दुश्मन का खाना है, और वह सोचता है कि क्या फूलों से जो माना खींची जा रही है उससे किसी चीज को पावर दी जा रही है। लियोन को सोच में डूबा देखकर नारुसे पूछती है कि क्या हुआ। लियोन बताता है कि उसे उस आदमी की प्रेजेंस महसूस हो रही है जिससे उन्होंने अंडरग्राउंड फैसिलिटी में लड़ाई की थी, और शायद इस सब के पीछे वही है।
नरू से पूछती है कि क्या उसका मतलब वही आदमी है जिससे लियोन पहले लड़ा था, और मिकोटो परेशान हो जाती है। उसे समझ आता है कि कोई इतना खतरनाक इंसान एकेडमी को निशाना बना रहा है। लियोन को पूरा यकीन है कि यह सब शार्क के प्लान का हिस्सा है। यह सुनकर नारुसे और मिकोटो उससे कहती हैं कि वह इस जगह को उन पर छोड़ दे और आगे बढ़े। लियोन मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों स्माइल करती हैं और कहती हैं कि वैसे भी वह उनकी बात नहीं सुनेगा। वे पूछती हैं कि क्या दुनिया के खतरों से लड़ना ही उसका सबसे बड़ा मकसद नहीं था, और फिर उसे पीछे छोड़कर लड़ाई में कूद पड़ती है। अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वे दोनों भेड़ियों को खत्म करने लगती हैं। एक सांप नरूसे पर अचानक हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन, जो अभी भी वहीं था, अपने शैडो मैजिक से उस पर हमला कर देता है। वह कहता है कि वे दोनों खुद पर बहुत ज्यादा जोर डाल रही हैं, और लूना वार्न करती है कि अभी भी बहुत सारे दुश्मन बाकी हैं। अचानक हेडमास्टर वहां आते हैं और उनसे कहते हैं कि चिंता मत करो। अपने एक एडवांस्ड अर्थ मैजिक स्पेल क्रशिंग प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए हेडमास्टर उस सांप को पूरी तरह खत्म कर देते हैं और आसपास के सारे भेड़ियों को भी मिटा देते हैं। अपने कपड़े साफ करते हुए हेडमास्टर कहते हैं कि जब तक वे खड़े हैं वे अपने स्टूडेंट्स को कुछ नहीं होने देंगे। तभी पोर्टल से एक बहुत बड़ा गोलम बाहर निकलता है, जिसे देखकर लियोन हैरान रह जाता है। मकाबे सीधा उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और एक बार करने के बाद जल्दी से पीछे हट जाता है। लियोन की तरफ मुड़ते हुए मकेबे बताता है कि उसने उनकी बातें सुन ली हैं और पूछता है कि क्या इस सब के पीछे जो आदमी है वह सच में यहाँ है। लियोन कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन मकाबे उसे एक सीरियस लुक के साथ रोक देता है और कहता है कि उसे पता है लियोन के पास कहने के लिए बातें हैं, लेकिन अभी वह सिर्फ उसकी बात सुने। मकाबे मानती है कि उसने लियोन को कमजोर समझा था और लियोन को हैरान करते हुए वह उससे माफी मांगता है। वह लियोन से कहता है कि आगे बढ़े और इस सब को खत्म करे, क्योंकि लियोन ही उन सब में सबसे ताकतवर है। बात को खत्म करते हुए हेडमास्टर कहते हैं कि रेजी जल्द ही और मदद लेकर पहुंचने वाला है, इसलिए लियोन को इस जगह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लियोन स्माइल करता है, अपनी मुट्ठी बंद करता है और वहां से निकल जाता है। वह उनसे कहता है कि वह समझ गया है और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागता है। बिल्डिंग की छत पर पहुंचकर लियोन आखिरकार शार्क को देख लेता है और गुस्से में उसका नाम पुकारता है। वह सुनहरे बालों वाला आदमी स्माइल करता है और कहता है कि उसे पता था लियोन जल्द ही यहाँ आएगा। सीधी बात पर आते हुए लियोन पूछता है कि क्या इस सब के पीछे वही है और उसका मकसद क्या है। शार्क जवाब देता है कि यह बहुत आसान है, ये सब फसल काटने के लिए है। वह पूछता है कि क्या लियोन सच में नहीं जानता कि ये लाल फूल क्या करते हैं, और बताता है कि ये डीमन किंग को वापस जिंदा करने के लिए माना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यह सुनकर लियोन हैरान रह जाता है। शार्क अपनी बात जारी रखता है और कहता है कि एक बार जब डीमन किंग वापस जिंदा हो गया तो वह उसे सबसे बड़ी ताकत देगा, क्योंकि यह सब इस रिचुअल का हिस्सा है। उसी वक्त लियोन को समझ आता है कि शार्क सच में बेलफार से जुड़ा हुआ है। शार्क बताता है कि इस काम को पूरा करने के लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और तैयारियां की हैं, लेकिन हमेशा कोई अजीब चीज बीच में रुकावट बन जाती थी, जिसे अब वह पूरी तरह समझ गया है। उस आदमी की बात से परेशान होकर लियोन सोचता है कि यह आदमी आखिर है कौन। फिर शार्क कहता है कि वह अच्छे से जानता है कि लियोन कौन है और पूछता है कि क्या वह सच में किसी दूसरी दुनिया से है। उसे उसके असली नाम लियोन क्लाइन से पुकारते हुए वह सुनहरे बालों वाला आदमी कहता है कि उसे लियोन के चेहरे पर हैरानी देखकर बहुत मजा आ रहा है। लियोन पूछता है कि उसे कब से पता है। शार्क बताता है कि जब से उसे शिदू की रिपोर्ट मिली थी तभी से उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसे अजीब लगा कि एक कमजोर स्टूडेंट अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। वह आगे कहता है कि उनकी पिछली लड़ाई ने उसके इस शक को यकीन में बदल दिया, क्योंकि लियोन का मैजिक बिल्कुल वैसा ही था जैसी प्रेजेंस उसने उस गुफा में महसूस की थी। गुस्से में लियोन उस पर दूसरी दुनिया पर कब्जा करने का इल्जाम लगाता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। शार्क बस मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है। ये देखते हुए कि लियोन उससे कितनी नफरत करता है, शार्क कहता है कि अब उन्हें शुरू करना चाहिए और पूछता है कि क्या लियोन चाहता है कि वह पहले बाकी स्टूडेंट्स को नरक में भेज दे। चुप और गुस्से में लियोन अपना साइथ निकालता है और कहता है कि वह तैयार है। शार्क कहता है कि इस बार वह लियोन को दिखाएगा कि असली नरक कैसा होता है। वह हंसता है और लियोन को हिम्मत वाला कहता है, लेकिन वार्न करता है कि जब उसे पता चलेगा कि वह जीत नहीं सकता तो वह परेशान न हो। लियोन हवा में कूदता है और सीधा शार्क के मैजिक सर्कल पर वार करता है। शार्क मानता है कि यह प्रेशर काफी अच्छा है, लेकिन कहता है कि उसने यह तरीका पहले भी देखा है और इस बार यह उस पर काम नहीं करेगा। फिर वह एक सुनहरी बीम छोड़ता है, जिसे रोकने में लियोन को काफी मुश्किल होती है। शार्क उससे पूछता है कि उसे कैसा लगा और कहता है कि यह ताकत उस क्लोन से कहीं ज्यादा है जिसका उसने पहले इस्तेमाल किया था। शार्क एक और बीम छोड़ता है और बताता है कि यह उसका लाइट एट्रीब्यूट मैजिक है। उस धमाके से लियोन दूर जा गिरता है, जिससे उसके हथियार छूट जाते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लूना पूछती है कि क्या वह ठीक है, जबकि लियोन सोचता है कि उस मैजिक सर्कल में ऐसा क्या है। उसकी बात सुनकर शार्क बताता है कि यह एक एब्सोल्यूट बैरियर है, एक ऐसी डिफेंस जो हर तरह के मैजिक को रोक देती है, और लियोन से कहता है कि अब वह एक बुरी मौत मरेगा। लियोन अपना हाथ उठाता है और ऐसा होने से मना करता है और उस पर चेन्स छोड़ता है, लेकिन वे चेन्स तुरंत उस बैरियर से टकराकर रुक जाती हैं, जिससे लियोन हैरान रह जाता है। शार्क उससे कहता है कि उसकी कोशिशें बेकार हैं और एक और फोटोन छोड़ता है। लियोन अपने मिरर ऑफ रिजेक्शन से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह स्पेल उसे चीरते हुए निकल जाता है, जिससे वह हैरान रह जाता है।
उस हमले से शार्क के सामने का पूरा हिस्सा साफ हो जाता है। जब धुआं साफ होता है तो लियोन किसी तरह अभी भी खड़ा होता है। शार्क स्माइल करता है और देखता है कि लियोन ने किसी तरह अपने खास हिस्सों पर सीधे हमले को बचा लिया है। वह कहता है कि लियोन का मैजिक भी ऐसी बीम को नहीं रोक सकता। जैसे ही लियोन पूरी तरह थककर गिर जाता है, वह अपने अगले कदम के बारे में सोचता है। एक और स्पेल तैयार करते हुए शार्क कहता है कि लियोन इस बार नहीं बच पाएगा। खतरे को समझते हुए लूना परेशान हो जाती है। उसे बुरा लगता है कि वह फिर से सिर्फ खड़ी देख रही है और वह फैसला करती है कि उसे कुछ करना होगा। जैसे ही शार्क स्माइल करता है और कहता है कि अब इस सबको खत्म करने का वक्त आ गया है, लूना तेजी से आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। लियोन उसे इस तरह खतरे में देखकर हैरान हो जाता है। परेशान होकर शार्क उसे अपने रास्ते से हटने को कहता है और उसे दूर फेंक देता है, जिससे वह जमीन पर घिसटती हुई चली जाती है। लियोन डर के मारे अपनी साथी को जमीन पर गिरते हुए देखता है। शार्क पूछता है कि क्या वह उसकी पार्टनर है, लेकिन कहता है कि वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शार्क की आंखें चमकने लगती हैं और उनसे बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है। वह कहता है कि वह उन सबको एक साथ खत्म कर देगा। लियोन जानता है कि अगर यह अगला हमला लग गया तो सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि लूना और बाकी सबके लिए भी। वह खुद से पूछता है कि क्या वह सच में सब कुछ फिर से खो देगा इस दुनिया में भी, और वह हार न मानने का फैसला करता है। खुद को ऊपर उठाते हुए लियोन को समझ आता है कि उसके पास एक आखिरी रास्ता है, भले ही इसमें बहुत बड़ा खतरा हो। उसका यह फैसला देखकर शार्क मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वह सच में उस बच्चे को बचाते हुए मरेगा। वह कहता है कि यह लियोन का अंत है और एक और लेजर छोड़ता है, लेकिन लियोन अपनी जगह पर खड़ा रहता है और उस हमले को सीधा अपने ऊपर झेलता है। शार्क स्माइल करता है, यह सोचकर कि वह जीत गया है, लेकिन जैसे ही वह लियोन को अभी भी खड़ा देखता है तो उसका चेहरा उतर जाता है। एनर्जी को महसूस करते हुए शार्क हैरान रह जाता है जब वह लियोन को लाइट एट्रीब्यूट मैजिक का इस्तेमाल करते देखता है और सोचता है कि यह कैसे मुमकिन है। लूना को इससे भी हैरान करने वाली चीज दिखती है। उसे समझ आता है कि लियोन ने अपनी डार्क पावर को लाइट एट्रीब्यूट के साथ मिला दिया है, जिससे वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे वे सारे वक्त याद आते हैं जब लियोन ने अपने दुश्मनों से माना एब्जॉर्ब करने के लिए डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया था, लेकिन इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना एक बिल्कुल अलग बात थी। वह सोचती है कि ऐसा करने के लिए कितने ध्यान और मेहनत की जरूरत होती है। धुएं से बाहर निकलते हुए लियोन शार्क से कहता है कि उसका यह खतरा काम कर गया और उसे तैयार रहने को कहता है। शार्क उसे ज्यादा खुश न होने को कहता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसका बैरियर अभी भी खड़ा है और उसे तोड़ना नामुमकिन है, लेकिन अचानक एक ही बार में वह बैरियर बीच से दो टुकड़े हो जाता है। पूरी तरह परेशान होकर शार्क सोचता है कि लियोन ने यह कैसे किया। लियोन बताता है कि क्योंकि वे दोनों ही लाइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए शार्क का बैरियर उसके सामने बिल्कुल बेकार है। जब वह आदमी वापस खड़ा होने की कोशिश करता है, तब लियोन उसे वार्न करता है कि तैयार हो जाओ क्योंकि अब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। शार्क जोर से हंसने लगता है और लियोन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जैसा कि एक हीरो से उम्मीद थी, उसने एक बार फिर सबको बचा लिया और उम्मीद से बेहतर काम किया। लेकिन अपने पास के फूलों की तरफ इशारा करते हुए शार्क कहता है कि लियोन अभी भी उसे इस हालत में नहीं हरा सकता। यह देखकर लियोन को समझ आता है कि जो ताकत ये फूल मॉन्स्टर्स को देते हैं, वही ताकत शार्क को भी मिल रही है। वह आदमी कहता है कि यह एक बेल्फार किंग की असली ताकत है। लियोन अंदाजा लगाता है कि शार्क बेल्फार की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और शार्क इस बात को बड़े गर्व से मानता है। वह बताता है कि उसे उसकी पुरानी दुनिया के किंग और प्रिंसेस ने पहचाना था और इसी वजह से उसे उन्हें खत्म करना पड़ा। यह सुनकर लियोन को अपनी पुरानी दुनिया के लोग याद आते हैं और वह उनकी मौत पर दुख मनाता है। शार्क आगे बताता है कि कैसे वे दोनों लियोन पर इतना यकीन करते थे कि उन्होंने उसकी मौत के बाद भी उसके जिंदा होने का दावा किया था। उनके इस यकीन की वजह से शार्क पर शक किया गया और उसे उनका खून बहाना पड़ा। उसके तुरंत बाद बेल्फार की आवाज शार्क के दिमाग में आई, जिसने उसे हमेशा जिंदा रहने का वादा किया अगर वह उसे वापस लाने में मदद करे। उस वादे के साथ उस गद्दार ने यह अंदाजा लगाया कि यही वजह थी कि वह इस मैजिकल एनर्जी से भरी दुनिया में आया था। यह पूरी कहानी सुनकर लियोन के आसपास बिजली की चिंगारियां निकलने लगती हैं। अपनी मुट्ठी बंद करते हुए वह पूछता है कि कोई कैसे इतना बड़ा गुनाह कर सकता है। शार्क बस मजाक उड़ाते हुए हंसता है और पूछता है कि क्या इसकी वजह पहले से साफ नहीं है। वह बताता है कि इस सब के पीछे लियोन के लिए उसकी गहरी नफरत थी। गुस्से में भरे हुए शार्क बताता है कि कैसे सब लोग हमेशा लियोन की तारीफ करते थे, कैसे उसने सारी कामयाबी और किंग का यकीन जीत लिया था, जैसे कि वह उस दुनिया का भगवान हो। लियोन की वजह से शार्क हमेशा पीछे रह जाता था, जिसकी वजह से उसके दिल में नफरत बढ़ती गई। इसीलिए उसने उन सभी लोगों को खत्म करने का प्लान बनाया जिनसे वह नफरत करता था, ताकि वह हमेशा के लिए जी सके, और पूछने लगा कि उसे और क्या चाहिए जो उसे खुश कर सके। गुस्से में लियोन ने जवाब दिया कि शार्क को अपनी जिद की वजह से मासूम लोगों को इस लड़ाई में खींचने का कोई हक नहीं है। उसने कहा कि उसने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो सच में अपने दोस्तों के लिए लड़ते हैं, और शार्क का यह डरपोक सपना इस दुनिया के लोगों के जज्बे के सामने बहुत कमजोर है। लड़ाई के लिए तैयार होते हुए लियोन ने कहा कि वह इस गद्दार को अब और कुछ नहीं छीनने देगा और वह इस कचरे को यहीं पर खत्म करके रहेगा। शार्क एक बार फिर पागलों की तरह हंसने लगा। दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया और मौत की यह लड़ाई शुरू हो गई। जब लूना ने बीच में आने की कोशिश की तो लियोन ने उसे सब कुछ उस पर छोड़ने को कहा और वादा किया कि चाहे जो हो जाए वह ही जीतेगा।
शार्क ने एक बहुत बड़ा आग का गोला बनाया और हमला करने से पहले अपनी नई शुरुआत का ऐलान किया। लियोन ने कहा कि वह अपने दुश्मन के प्लान्स को कभी कामयाब नहीं होने देगा और उसने अपने डार्क मैजिक से उस हमले को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और पूरी जगह हिल गई। इसका जवाब देने के लिए शार्क ने यह सोचकर एक और हमला किया कि उसने लियोन के अंधेरे को खत्म कर दिया है, लेकिन आग के बीच से एक चमकदार बैंगनी रोशनी निकली और एक सीधे हमले ने आग को चीर कर रख दिया, जिसने शार्क को संभालने का मौका ही नहीं दिया। यह सब देखते हुए लूना ने ध्यान दिया कि लियोन अपने मैजिक को एक बराबर स्पीड से कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हर हमले के साथ उसकी ताकत को बदल रहा है, उसकी पिछली लड़ाइयों को याद करते हुए। लेकिन इस बार शार्क की तरफ बढ़ने वाला हमला बिल्कुल अलग लग रहा था। लियोन ने ऐलान किया कि अब उसके दुश्मन का खेल खत्म हो चुका है। हमला हवा को चीरते हुए सीधा शार्क को लगा और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने आखिरी पलों में भी उस गद्दार ने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया। एक तेज रोशनी ने पूरी जगह को घेर लिया और जब धूल साफ हुई तो वहां सिर्फ लियोन और लूना ही खड़े बचे थे। वहां ट्रेनिंग ग्राउंड पर लोगों ने आसमान की तरफ देखा और ध्यान दिया कि फूल अब गायब होने लगे हैं। दूर आसमान में एक बैंगनी चमक देखकर सब समझ गए कि लियोन कामयाब हो गया है। लड़ाई के मैदान में वह लड़का अपने असली रूप में वापस आ जाता है। लूना ने खुशी से उसे आवाज दी। लियोन ने धीरे से कहा कि यह एक बहुत लंबा सफर था। उसने सोचा कि उसने कितने लंबे समय तक शार्क का पीछा किया था। भले ही उसे पता था कि जो प्यारी चीजें उसने खो दी हैं वह कभी वापस नहीं आएंगी। उसने अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया था और उसे एहसास हुआ कि शायद वह इस पूरे समय अपने गुजरे हुए कल में ही फंसा हुआ था। फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि आखिरकार उसे इंसाफ मिल गया था। लूना भी बहुत इमोशनल हो गई और उसके पास खड़ी होकर रोने लगी जब वे दोनों मिलकर डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। 2 दिन बाद वे एक खूबसूरत समंदर के सामने खड़े थे। लूना ने कहा कि यह जगह कितनी खूबसूरत है और लियोन ने उसकी बात मानी। उसे याद आया कि जब उसकी असली दुनिया में आखिरकार शांति हो गई थी तो उसने और उसके पुराने दोस्तों ने मिलकर समंदर देखने का वादा किया था, लेकिन आखिर में वह वहां से आने से पहले उनका दुख भी नहीं मना पाया था। लूना ने उसे संभालने की कोशिश की पर लियोन ने कहा कि वह ठीक है। अगर वह ज्यादा देर तक दुखी रहा तो वे बच्चे उस पर हंसेंगे। समंदर की तरफ देखते हुए उसने अपने मन में सोचा कि वह सिर्फ कुरोबाने रेन की वजह से ही यहाँ तक पहुंच पाया है। भले ही उस आदमी को अभी तक होश नहीं आया था, पर लियोन सोच रहा था कि जब वह आखिरकार उठेगा तो क्या होगा। इस सब के बाद भी उसके दिल में सिर्फ शुक्रगुजारी थी। लियोन ने उन सभी लोगों के बारे में सोचा जिनसे वह इस दुनिया में मिला था और सबने कितनी मेहनत की थी। इस वजह से उसे लगा कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। उसने लूना को बुलाया ताकि उसे बता सके कि अब आगे क्या होगा, पर लूना ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा कि वह हमेशा उसके साथ ही रहेगी। लियोन हैरान था कि उसने इतनी जल्दी जवाब दे दिया और लूना ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह हमेशा समझ सकती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। यह सुनकर उसे अच्छा लगा और उसने हाँ कहा और कहा कि अब उन्हें चलना चाहिए। कुछ समय बाद एकेडमी के सामने स्टूडेंट्स को इस बड़े संकट से बाहर निकलने के लिए बधाई दी गई। रेजी ने एक स्पीच दी और कहा कि स्टूडेंट्स की इस हिम्मत ने सेबर के मेंबर्स का दिल जीत लिया है। उसे उम्मीद थी कि इस एक्सपीरियंस से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वे बड़े मेजेस बनेंगे। अपनी स्पीच खत्म करके रेजी ने मेन अनाउंसमेंट की और उन 3 स्टूडेंट्स को आगे आने को कहा जिन्हें पहले ही बता दिया गया था। मिकोटो, नेरुसे और लियोन आगे आए। रेजी ने ऐलान किया कि उन तीनों को जल्दी ग्रेजुएशन करने की इजाजत मिल गई है और उन्हें सेबर में शामिल कर लिया गया है। बाकी स्टूडेंट्स हैरानी से आपस में बातें करने लगे कि उन्हें सीधा एक इलीट ग्रुप में जगह मिल गई जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। जबकि मैकाबे ने देखा और खुश हुआ कि लियोन कितना आगे निकल गया है। प्रिंसिपल ने चैन की सांस ली। उन्हें अपने स्टूडेंट पर बहुत गर्व था। इसके बाद रेजी ने कहा कि उसके पास एक और खबर है, जिससे सभी लोग इस अचानक आई खबर को सुनने के लिए उत्सुक हो गए। उसने बताया कि हाल ही में हुई घटनाओं से पता चलता है कि उन्हें इन गेट्स से कितना बड़ा खतरा है और अभी का सिस्टम इन खतरों का सामना नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने एक नया एलीट स्क्वाड बनाया है जिसका नाम स्पेशल ऑपरेशंस है। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्या इस ग्रुप में सिर्फ सेबर के सबसे ताकतवर लोग ही होंगे। रेजी ने इस सवाल को इग्नोर किया और बताया कि यह एक ऐसी यूनिट है जो लड़ाई पर फोकस करेगी और यह एक कॉम्बैट यूनिट है जो जांच और दुश्मन पर नजर रखने का काम करेगी और वह खुद इसका कैप्टन होगा। तभी जब कोई पास आया, रेजी ने मुड़कर एक आखिरी बात कही कि वह लियोन को इस स्पेशल फोर्सेस स्क्वाड में चाहता है। कुछ देर बाद ब्रांच ऑफिस के अंदर लियोन ने माना कि वह हैरान था क्योंकि उसे इस ऑफर के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था। रेजी ने जवाब दिया कि उसने इसे जानबूझकर छुपा कर रखा था ताकि उसे सरप्राइज दे सके, लेकिन उसने लियोन को वार्निंग दी कि उसके अंडर काम करना आसान नहीं होगा। लियोन ने हाँ कहा और बोला कि वह उसके साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अंदर ही अंदर वह आगे आने वाले समय को लेकर थोड़ा परेशान था और सोच रहा था कि शुरू करने से पहले उसे एक जगह जाना होगा। लियोन खड़ा हुआ और अपने बॉस से पूछा कि क्या उसे काम शुरू करने से पहले थोड़ी छुट्टी मिल सकती है। रेजी इस अचानक आई रिक्वेस्ट से हैरान होकर मिकोटो की तरफ मुड़ा।
उसने पूछा कि क्या यह लियोन की छोटी बहन के बारे में है, और लियोन ने हाँ कहा। रेजी यह सुनकर हैरान था कि उसकी एक बहन भी है, और लियोन ने बताया कि वह हॉस्पिटल में एडमिट है और वह अक्सर उससे मिलने जाता है। यह सुनकर नरूसे को आखिरकार समझ आया कि यह लड़का बीच बीच में अचानक क्यों गायब हो जाता था। लियोन को लगा कि उससे मिलना सबसे छोटा काम है जो वह कर सकता है, क्योंकि उसके शरीर का असली मालिक अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। रेजी ने लियोन के कंधे पर हाथ रखा और उसे जाने की इजाजत दे दी और कहा कि वह इसके बाद स्क्वाड ज्वाइन कर सकता है। लियोन ने उसका दिल से शुक्रिया अदा किया। कुछ ही देर बाद लियोन के फोन की घंटी बजी और उसने देखा कि हॉस्पिटल से कॉल था। उसने इजाजत ली और फोन उठाया। दूसरी तरफ से उन्होंने बताया कि आखिरकार उनका पेशेंट के गार्डियन से कांटेक्ट हो गया है और उन्होंने उसे तुरंत वहां आने को कहा, क्योंकि उसकी बहन के बारे में एक जरूरी बात थी। थोड़ी ही देर में लियोन हॉस्पिटल के कॉरिडोर में तेजी से भाग रहा था। कमरे के अंदर जाते ही उसने बताया कि वह पेशेंट का भाई है और पूछा कि क्या बात है। बेड पर वह लड़की दर्द से तड़प रही थी। उसे परेशान देखकर डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने इमरजेंसी इलाज किया है, लेकिन वह माना पॉइजनिंग के आखिरी स्टेज पर थी। इसका मतलब मैग की हालत बहुत खराब थी। लियोन गहरी सोच में डूब गया। उसे पता है कि माना पॉइजनिंग तब होती है जब मैजिक के पार्टिकल्स किसी ऐसे इंसान से टकराते हैं जिसके पास मैजिक की ताकत नहीं होती, जो कि बिल्कुल उसकी बहन के साथ हुआ था। आज के इलाज से इसका कोई तोड़ नहीं है और डॉक्टर ने उसे पहले ही सबसे बुरे के लिए तैयार रहने को कह दिया था। जब वे कॉरिडोर में चल रहे थे, लूना ने लियोन से पूछा कि अब उसका क्या प्लान है। उसने साफ कहा कि वह चाहे जो हो जाए अपनी बहन को बचाकर रहेगा। उसका यह पक्का इरादा देखकर वह हैरान रह गई। लियोन को एहसास हुआ कि जब इस शरीर के असली मालिक ने अपना शरीर उसे दे दिया है, तो एक बड़ा भाई होने के नाते इस लड़की को बचाना अब उसकी आखिरी जिम्मेदारी है। उसे याद आया कि उस लड़के कुरोबाने और उसकी बहन ने अपने माँ बाप को डंजन के मॉन्स्टर्स की वजह से खो दिया था। कुरोबाने की डायरी के मुताबिक उनका कोई और रिश्तेदार नहीं था और वे एक अनाथालय में पहुंच गए थे 1 साल पहले। कुरोबाने बिल्कुल निराश होकर वहां से चला गया, जबकि उसकी बहन हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर थी। एम्बुलेंस को जाते हुए देखकर वह बिल्कुल लाचार था और उसने अपनी बहन को कोमा में जाते हुए देखा। वही वह पल था जब कुरोबाने रेन ने उसके इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए एक मेज बनने का फैसला किया। भले ही उसकी उम्र के हिसाब से यह एक बहुत बड़ा बोझ था। लोग हमेशा उसे कमजोर समझते थे, उसे परेशान करते थे और पीटते थे। उसे हर दिन ऐसा लगता था जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं है। इस लगातार दुख की वजह से कुरोबाने का दिमाग बिल्कुल टूटने लगा था। यह सब तब हद से बाहर हो गया जब उसे मैजिक से दूर फेंक दिया गया और वह एक बड़े से फव्वारे में जा गिरा। अपनी आखिरी हद तक पहुंचकर कुरोबाने को लगा कि वह बिल्कुल बेकार और कमजोर है। फिर भी उसने भगवान या जो कोई भी सुन रहा था उससे अपनी बहन को बचाने की भीख मांगी, क्योंकि वह अपने अकेले परिवार की रक्षा नहीं कर सकता था। ठीक तभी एक रोशनी दिखी जिसने लियोन के लिए एक बड़ा गेट खोल दिया। सिर्फ डायरी पढ़कर ही लियोन उस लड़के के सारे दुख को महसूस कर सकता है, क्योंकि वह कुरोबाने की वजह से ही शार्क से बदला ले पाया था। इसलिए अब उस लड़के की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की बारी उसकी थी। लियोन रेजी को ढूंढने जाता है। रेजी उसे देखकर हैरान होता है और पूछता है कि क्या उसे अपनी बहन के पास नहीं होना चाहिए, पर लियोन उसे बताता है कि उसे एक मदद चाहिए। वह क्या एक ऐसे डंजन का पता जानना चाहता है जहां बहुत ही जहरीले मॉन्स्टर्स रहते हैं जो सिर्फ उसी जगह मिलते हैं। रेजी इस बारे में सोचता है और बैरियर्स के बाहर खाली पड़ी जगहों पर बने गेट्स के बारे में बताता है। लियोन बताता है कि उन जगहों के मॉन्स्टर्स के पास ही उसकी बहन को ठीक करने का इलाज होगा। रेजी कहता है कि वह हालत को समझता है और माना पॉइजनिंग के इलाज के लिए जरूरी चीजों के बारे में बताता है। उसे याद आता है कि सेबर उन मॉन्स्टर्स पर रिसर्च कर रहा था जिनके पास एंटीबॉडीज हैं, और ऐसा ही एक डंजन शिबुया डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे ही लियोन ने उस जगह का नाम सुना, वह तुरंत वहां से निकल गया। रेजी की न जाने की वार्निंग को इग्नोर करते हुए वह चला गया और रेजी उसकी इस जिद से परेशान होकर खड़ा हो गया। जबकि लियोन जितना तेजी से हो सके भाग रहा है। वह डंजन बहुत ज्यादा जहरीला है। जांच से पता चलता है कि जो भी उसके अंदर जाएगा वह 5 मिनट के अंदर मर जाएगा। रेजी लियोन को पकड़ने के लिए भागता है, यह सोचते हुए कि लियोन की ताकत भी इस तरह के खतरे के सामने कुछ नहीं कर पाएगी। शिबुया के बीच में लियोन परेशानी से ऊपर देखता है और उस डंजन गेट को घूरता है जिसके अंदर वह जाने वाला है। लूना उसे इस खतरे के बारे में वार्निंग देने की कोशिश करती है, लेकिन लियोन ने बस इतना कहा कि वहां जहर सच में बहुत ज्यादा है। आखिरकार उसे समझ आ गया कि रेजी ने उसे क्यों रोकने की कोशिश की थी और उसे पता है कि वह शायद 5 मिनट भी अंदर नहीं टिक पाएगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लियोन को बस उस समय के अंदर इस जगह को साफ करना है। उसने लूना को उसकी राह देखने को कहा और फिर से बोला कि वह चाहे जो हो जाए अपनी बहन को बचाकर रहेगा। लूना ने पूछा कि इस डंजन को साफ करने से वह कैसे बचेगी। लियोन ने माफी मांगी और कहा कि बातें बाद में होंगी, क्योंकि मैग के पास समय बहुत कम है। उसे हर हाल में वे चीजें चाहिए जो उसे चाहिए। इसके साथ ही लियोन ने उस पहाड़ी डंजन में कदम रखा और उसके सामने एक बिल्कुल सुनसान और बर्बाद जगह थी। लूना को एहसास हुआ कि जैसा उसने कहा था, इस जहर के असर में उनके पास शायद सिर्फ 5 मिनट है। अगर वे बॉस को हरा देते हैं तो डंजन बंद हो जाएगा और वे बाहर जा सकते हैं। इसका मतलब यह मिशन बॉस को हराने के लिए समय के खिलाफ एक दौड़ है। 3 गारगोइल्स सीधा लियोन की तरफ झपटे, जबकि पहाड़ के ऊपर से 4 गॉब्लिन्स ने उस पर निशाना लगाया। वे उसे तुरंत हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लियोन ने डार्क मैजिक का इस्तेमाल शुरू किया और अपने चारों तरफ एक बड़ा धमाका किया।
गारगोइल्स के तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। लियोन एक तरफ घूमा और गॉब्लिन्स ने उस पर तीरों की बारिश कर दी। उसने बड़ी आसानी से उनसे बचते हुए तेजी से जिगजैग रास्ता बनाया और एक छोटे से पुल पर कूद गया। वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और उसने दुश्मनों पर डार्क ब्लेड से हमला कर दिया। जैसे ही वे उन्हें लगे, गॉब्लिन्स के हाथ पैर कटकर अलग हो गए। लियोन वापस जमीन पर कूद गया। वह जितना तेजी से हो सके आगे बढ़ता रहा और अब जबकि सिर्फ 4 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय बचा था, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। उसे देखते हुए लूना को एहसास हुआ कि वह मॉन्स्टर्स के झुंड को बहुत ही डरावनी स्पीड से साफ कर रहा है। यह जानते हुए कि उनके पास समय कम है, वह मन ही मन उसके कामयाब होने की दुआ करने लगी। लियोन ने लिजर्ड मॉन्स्टर्स के लगातार हमलों से अपना बचाव किया। उसने अपने हाथ में छोटे स्पेल्स तैयार किए और एक बड़ा धमाका किया, बिना अपनी स्पीड को कम किए। इस बीच एक परेशान रेजी बाकी लोगों के साथ पोर्टल की तरफ भागता है। जब 3.5 मिनट बचे थे, तभी सांपों के एक झुंड ने लियोन पर हमला किया। उसने अपनी ताकत को अपने हाथों में इकट्ठा किया और उन्हें दूर फेंक दिया। वहां हॉस्पिटल में मैग की हालत और खराब हो रही थी। लियोन ने बड़ी आसानी से कुछ और मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया और अपने हथियार का इस्तेमाल करके खुद को और तेजी से आगे बढ़ाया। जब सिर्फ 1 मिनट बचा था, तभी एक बड़ा कीड़ा उसके ठीक सामने से निकला। लियोन ने बस उसे घूरा और अपना पक्का इरादा बनाते हुए एक घूमते हुए हमले की तैयारी की। शिबुया पोर्टल के बाहर रेजी ने मेडिकल टीम को बुलाया और उन्हें तुरंत अंदर जाने के लिए तैयार रहने को कहा। लेकिन जब उसने देखा तो पोर्टल गायब हो गया और वहां एक इंसान खड़ा था। लियोन आराम से उनकी तरफ बढ़ा। रेजी ने पूछा कि क्या वह ठीक है और कहा कि वे उसे तुरंत इलाज के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन लियोन ने उसका हाथ हटा दिया और इनकार कर दिया। उसे अभी एक और जगह जाना था। लियोन ने अपने पैरों में मैजिक की ताकत को इकट्ठा किया और आसमान में ऊंची छलांग लगा दी, जबकि रेजी उसे रुकने के लिए चिल्लाता रहा। उस क्रिस्टल को अपने सीने से लगाए हुए लियोन को पता था कि उसे जल्दी करके उस पत्थर को कुरोबाने मैग तक पहुंचाना होगा। रेजी ने उसे पागल कहा क्योंकि वह इतना बड़ा खतरा उठा रहा था, लेकिन वह यह सोचे बिना नहीं रह सका कि लियोन ने सिर्फ 5 मिनट में एक डंजन कैसे साफ कर दिया, और उसने माना कि यह लड़का सच में कमाल है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने पूछा कि रेन कहाँ था और उसे क्या हुआ था। ठीक तभी लियोन दरवाजे पर दिखा। डॉक्टर ने पूछा कि उसके हाथ में क्या है और लियोन ने जवाब दिया कि उसके पास एक चाकू है। जब लियोन ने उस क्रिस्टल को अपनी बहन के सीने पर रखा, अचानक मैग के अंदर से गुलाबी रंग की एनर्जी निकलने लगी और उस मैजिक स्टोन के अंदर जाने लगी। उस तेज रोशनी की वजह से डॉक्टर्स को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। मैग का हाथ, जो पहले बिल्कुल शांत था, थोड़ा सा हिला, जिसे देखकर डॉक्टर ने हैरानी से कहा कि यह एक चमत्कार है। मैग ने अपनी आंखें खोली, देखा और सोचने लगी कि क्या यह सच में उसका बड़ा भाई है। नर्स ने बताया कि उसकी बीमारी के सारे निशान गायब हो चुके हैं और वह बिल्कुल ठीक है। वे सही समय पर पहुंच गए थे और कुरोबाने रेन की ख्वाहिश आखिरकार पूरी हो गई। मैग ने अपने भाई को आवाज दी। उसे एहसास हो गया था कि उसने ही उसकी जान बचाई है। उसने बताया कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्कुल अंधेरे में डूबती जा रही है और सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन आखिरी सेकंड पर उसे याद आया कि उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। उसे लगा जैसे कोई उससे कह रहा हो कि हार मत मानो, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वह रोते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वह जिंदा बचने पर बहुत खुश थी। हॉस्पिटल की छत के ऊपर लियोन अपने परिवार के बारे में सोचकर मुस्कुराता है कि सब कुछ ठीक हो गया। उसे समझ आता है कि इस दुनिया में अभी भी उसके बहुत से काम बचे हैं और अगर उसकी ताकत से किसी की मदद हो सकती है तो वह आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। लूना बीच में बोलती है कि यह कितना अजीब और बढ़िया है कि उसने सच में अपनी बहन को बचा लिया। लियोन उस मैजिक स्टोन को देखता है और खुश होता है कि उसकी पिछली जिंदगी का तजुर्बा काम आया। माना पॉइजनिंग यहाँ एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने उस जहरीली हवा को तुरंत पहचान लिया। अपनी पिछली जिंदगी में इसी खराब माना की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ा था। पहले तो उस वक्त के लोगों को भी लगा कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आखिरकार उसने इसका हल ढूंढ ही लिया। अपनी पिछली जिंदगी में बिल्कुल इसी कीड़े से लड़ते हुए लियोन को पता चला था कि बहुत ज्यादा जहरीले मॉन्स्टर्स अपनी ताकत को एक ऐसे पत्थर के अंदर रखते हैं जो जहरीली हवा को सोख लेता है। उसने सोचा कि अगर यहाँ भी वही नियम काम करता है तो यह पत्थर जहर को बाहर निकाल सकता है, और सच में वह पत्थर बिल्कुल वैसे ही चमका जैसे उसकी पिछली जिंदगी में चमकता था और उसे वही नतीजा मिला जो वह चाहता था। लियोन सोचता है कि कुरोबाना रेन इतने समय से कितने दुख और पछतावे में जी रहा था, जो उसकी डायरी से साफ पता चलता था। किसी प्यारे को बचाने की तड़प को लियोन बहुत अच्छे से समझता है। वह सोचता है कि क्या इससे रेन की आत्मा को थोड़ा सुकून मिला होगा। आमतौर पर वह मैग को बता देता कि वह सच में कुरोबाना रेन नहीं है। लूना पास आती है और उसे आवाज देती है। लियोन जवाब देता है कि उसे पता है कि वह जाग रही है और उसने वादा किया कि सही समय आने पर वह उसे सारी सच्चाई बता देगा। अचानक रेजी की आवाज गूंजती है, जो पूछ रहा था कि क्या वह यहाँ ऊपर है। लियोन तुरंत पीछे घूमता है। रेजी आगे लपकता है, उसका कॉलर पकड़ता है और गुस्से में कहता है कि उसे इस तरह अचानक गायब होकर सबको इग्नोर नहीं करना चाहिए था, और पूछता है कि क्या उसे अंदाजा भी है कि उसे ढूंढना कितना मुश्किल था। लियोन माफी मांगता है और रेजी चैन की सांस लेते हुए कहता है कि चलो आखिरकार सब ठीक तो हो गया। प्रोफेसर कहते हैं कि लगता है तुमने सच में अपनी बहन को बचा लिया, जिस पर लियोन हाँ कहता है।
रेजी मुस्कुराता है और कहता है कि अपने प्यारे लोगों की रक्षा करने से बेहतर और कुछ नहीं है। लियोन उसे हैरानी से देखता है। रेजी आगे कहता है कि डॉक्टर ने उसे उस पत्थर के बारे में बताया जो लियोन लाया था, जिसमें माना पॉइजनिंग को ठीक करने की ताकत है। वह कहता है कि अगर यह सच है तो लियोन ने सच में कमाल का काम किया है। कुछ दिन बाद लियोन जो पत्थर लाया था उसका इस्तेमाल माना पॉइजनिंग से पीड़ित दूसरे मरीजों के इलाज के लिए किया जाने लगता है। जिस बीमारी को पहले मौत का फरमान समझा जाता था उसे अब पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी घोषित कर दिया जाता है, जिससे पूरी दुनिया में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। अपने ऑफिस में बैठकर रेजी सोच रहा होता है कि यह कितना बढ़िया है, तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह दरवाजे की तरफ घूमता है और बाहर कॉरिडोर में देखता है। हैरानी से रेजी बाहर झांकता है, लेकिन अचानक एक हाथ सीधा उसके गले की तरफ आता है। वह बाल बाल इस हमले से बचता है और तेजी से अपने हाथ से अगले हमले को रोक लेता है। हमला करने वाला एक दाढ़ी वाला आदमी है जो हंसते हुए कहता है कि रेजी ने अपनी ट्रेनिंग में कोई ढील नहीं दी है। रेजी जवाब देता है कि यह सिर्फ उस खतरनाक ट्रेनिंग की वजह से है जो उसने उनसे ली थी, और उन्हें चीफ शिरागाने जूरो कहकर बुलाता है, जो सेबर के 17वें ब्रांच डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं। रेजी कहता है कि उसे नहीं पता था कि चीफ जापान वापस आ गए हैं, और वह बुजुर्ग आदमी जवाब देता है कि वह अभी अभी पहुंचे हैं। वह कहता है कि उसने सुना है कि एक स्टूडेंट ने माना पॉइजनिंग की उस मुश्किल को हल कर दिया है जो सालों से सेबर को परेशान कर रही थी। जूरो पूछता है कि क्या वह लड़का लियोन है जो स्पेशल यूनिट के साथ काम कर रहा है, और रेजी इस बात की हाँ भरता है। रेजी आगे कहता है कि उसे लगता है इस लड़के के पास बिल्कुल वैसा ही टैलेंट है जिसकी उन्हें डीमन किंग बेलफास्ट की ताकतों से लड़ने के लिए जरूरत है। जूरो हाँ में सिर हिलाता है और पूछता है कि क्या लियोन को बेलफास्ट के बारे में पता है। रेजी मना करता है और बताता है कि वह जल्द ही उसे इंसानियत के इस सबसे बड़े दुश्मन के बारे में बताने वाला है। जूरो कहता है कि वह देखने आया था कि यह जवान मेज क्या कर सकता है, और रेजी उसे बताता है कि अगले हफ्ते से स्पेशल यूनिट का काम पूरी तरह शुरू हो जाएगा। खिड़की से बाहर देखते हुए रेजी कहता है कि अब काम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। थोड़ी देर बाद तैयार होते हुए लूना कहती है कि अब सेब्रे के साथ उनका असली काम शुरू होने वाला है, और लियोन उसकी बात से सहमत होता है। अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए वह कहता है कि अब सही समय आ गया है। कॉरिडोर में उन्हें रेजी मिलता है जो कहता है कि वह उन्हें ही ढूंढ रहा था। लियोन उसे हेलो कहता है और रेजी कहता है कि तुम काफी अच्छे लग रहे हो। लियोन पूछता है कि क्या आज वह स्पेशल यूनिट के बाकी लोगों से मिलने वाले हैं। रेजी हाँ कहता है, लेकिन शिकायत करता है कि आखिरी 2 मेंबर्स आने में लेट हो रहे हैं। लियोन को याद आता है कि उसने सुना था कि 2 और लोग इस यूनिट में शामिल हो रहे हैं, जिससे लूना सोचने लगती है कि क्या यह वही लोग हैं जिनके बारे में वह सोच रही है। लेकिन तभी दरवाजा अचानक झटके से खुलता है। लियोन चौकन्ना हो जाता है और रेजी परेशान होकर पीछे घूमता है। एक जवान लड़का दौड़ते हुए अंदर आता है और लेट होने के लिए माफी मांगता है, और अपना नाम कत्सुरागी हरुटो बताता है जो पहले सपोर्ट यूनिट में था। उसके ठीक पीछे एक लड़की शिकायत करती है कि अगर वह दरवाजा रोककर खड़ा रहेगा तो वह अंदर कैसे आएगी। अंदर आते हुए वह सबको तमीज से हेलो कहती है और अपना नाम कत्सुरागी आओई बताती है। वह लेट होने के लिए माफी मांगती है और बताती है कि उसके भाई ने मीटिंग का टाइम गलत समझ लिया था, जबकि हारुतो उससे चुप रहने की भीख मांगता है। रेजी की तरफ घूमते हुए लियोन पूछता है कि क्या ये दोनों बाकी मेंबर्स हैं, और रेजी हाँ कहता है कि ये दोनों भी स्पेशल यूनिट का हिस्सा हैं। अपनी आंखों में चमक के साथ हारुतो कहता है कि रेजी के साथ काम करना उसके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, और पूछता है कि क्या वह उनके जूते साफ करने से शुरू करे। अजीब सा मुंह बनाते हुए रेजी उससे कहता है कि पहले अपनी आवाज धीमी करो। लूना धीरे से कहती है कि इन दोनों भाई बहन का मिजाज काफी अजीब है, और लियोन अपने मन में सोचता है कि यह लड़का जरूर गुस्से वाला है। जब वह उसकी बहन को देखता है तो वह नोटिस करता है कि वह सीधा उसी को घूर रही है। आओई आगे आती है और पूछती है कि क्या तुम वही मशहूर लियोन हो जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, और कहती है कि उसने एक स्टूडेंट के रूप में उसके डंजन के कारनामों और रेड फ्लावर वाले मामले को हल करने के बारे में सुना है। रेजी बीच में बोलता है और बताता है कि आओई एक वर्ल्ड क्लास मैजिक रिसर्चर है और अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा दिमाग वाली है। लियोन हाँ में सिर हिलाता है और आओई मुस्कुराते हुए कहती है कि उसके पास उससे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। उसकी बात को उसका भाई हारुतो बीच में ही काट देता है और पूछता है कि क्या यह लड़का सच में लियोन है। वह कहता है कि भले ही उसने सुना था कि लियोन को चुना गया है, लेकिन यह तो एक आम स्टूडेंट जैसा दिखता है। उस पर गुस्से से उंगली उठाते हुए हारुतो लियोन को चेतावनी देता है कि अगर वह रेजी के रास्ते में आया तो वह उसे तुरंत बाहर निकाल देगा। थोड़ा घबराते हुए लियोन उससे अपने पीछे देखने को कहता है। अपनी बात बीच में कटने पर गुस्सा होकर आओई अपने भाई की पीठ पर मारती है और उसे डांटने लगती है, जिससे लियोन इस सबको देखकर बस धीरे से हंसने लगता है। रेजी बीच में बोलता है कि भले ही ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन उसने उन्हें इसलिए चुना है क्योंकि उनके पास सच में हुनर है जो लियोन जल्द ही देख लेगा। मीटिंग रूम में रेजी समझाता है कि अब से वे चारों मिलकर स्पेशल यूनिट के रूप में काम करेंगे, लेकिन पहले वह बताना चाहता है कि इस टीम को बनाया ही क्यों गया था। वह समझाता है कि जबकि सेबर के मेंबर्स गेट से निकलने वाली आफतों को संभालते हैं, लड़ाई आमतौर पर सबजुगेशन यूनिट करती है, जबकि सपोर्ट और मेडिकल टीम बैकअप संभालती है।
और इन्वेस्टिगेशन यूनिट सब कुछ चेक करती है। लेकिन रेजी समझाता है कि रेड फ्लावर जैसे हादसों के बाद खतरनाक गेट्स अब बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। इस वजह से स्पेशल यूनिट का असली काम इन मुश्किल गेट्स को जल्दी से साफ करना है। लेकिन फिर वह उनका असली मकसद बताता है, जो कि इन गेट्स की जड़ को ही हमेशा के लिए खत्म करना है। हरुतो पूछता है कि इसका क्या मतलब है। रेजी समझाता है कि यह बहुत ही खुफिया जानकारी है जो सिर्फ सेब्रे के बड़े अफसरों तक ही रहती है, लेकिन वह उन्हें इस राज के बारे में बताने का फैसला करता है। वह बताता है कि ये गेट्स एक ऐसी ताकत की वजह से बन रहे हैं जिसे डीमन किंग कहा जाता है, यानी बेल्फार। ये नाम सुनकर लूना हैरान रह जाती है और लियोन सोचता है कि आखिर वही क्यों होना था, जिससे वे दोनों पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। रेजी आगे कहता है कि भले ही हमें पता है कि इसमें बेल्फार का हाथ है, लेकिन हमारे पास उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और इसी वजह से यह स्पेशल यूनिट बनाई गई है। उनका मिशन यह पता लगाना है कि वह कौन है और आखिरकार उसे खत्म करना है। जैसे ही लियोन एक सवाल पूछने वाला होता है, तभी बेस में खतरे के हूटर बजने लगते हैं। हूटर की आवाज सुनकर सब खड़े हो जाते हैं और बताया जाता है कि एक नया गेट मिला है और इसका खतरा ब्लैक लेवल का है। हरुतो कहता है कि यह कोई मजाक होगा और आओई कहती है कि यह हाल ही में मिला सबसे बड़ा खतरा है। रेजी की तरफ घूमते हुए हरुतो कहता है कि हालात बहुत खराब हैं और हमें इस गेट को तुरंत बंद करना होगा। लियोन अभी भी उनकी पिछली बात के बारे में जानना चाहता है, लेकिन वह समझता है कि यह सही समय नहीं है। लियोन सबसे शांत रहने को कहता है। वह बताता है कि उसने पहले भी एक ब्लैक गेट को साफ किया है और कहता है कि वह आगे रहेगा, लेकिन रेजी उसे बीच में ही रोक देता है और इंतजार करने को कहता है। वह समझाता है कि भले ही लियोन अब तक लीडर रहा हो, लेकिन वह इस पूरी टीम का लीडर नहीं है। उसे याद रखना होगा कि इस टीम को किस असली वजह से बनाया गया है। रेजी तभी एक स्पिरिट वुल्फ को बुलाता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। वह कहता है कि अब वह उन्हें दिखाएगा कि इस टीम का असली लीडर कौन है। कोई और रास्ता न होने पर लियोन बस उसकी बात मान लेता है। रेजी अपना कोट पहनता है और कहता है कि अब बाहर निकलने और गेट को बंद करने का समय आ गया है, और इस तरह स्पेशल यूनिट का सबसे पहला मिशन शुरू होता है।